तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीसन सबसे पहले उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो पिछली जिंदगी के अंदर मरा था। तो फिर उसे पता चला था कि उस भूकंप के पीछे कुछ दानवों का हाथ है, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए चला गया। तो फिर वो समय की धारा के बीच में टेलीपोर्ट हो जाता है। सीसन को वहाँ पे कुछ लाशें दिखती हैं जिनके ऊपर समय ने कहर ढाया था, और ये सब चीजें बताने वाला ये बुढ़ा था जो कि एक समय का देवता था और इसका नाम था हाहू। हाहू सीसन से कहता है कि इस बार ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें समन किया है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के सीसन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि साला तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, तुमने मेरी समनिंग को सेंस कैसे कर लिया। सीसन आगे से बताता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं आया हूँ भैया, मुझे उस क्रैक ने घसीट लिया था, मुझे वापस मेरे समय में वापस भेज दो। जिसपे हाहू आगे से बताता है कि समय की धारा वर्तमान और भविष्य की कोई भी चिंता नहीं करती है। अगर तुम एक बार इसमें घसीट लिए गए तो फिर तुम्हारा अंत कभी भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम भूतकाल से हो या फिर भविष्य से, समय हमेशा चलते ही रहता है और कोई भी इसके असर से बच नहीं सकता है जब तक तुम्हारे पास एकदम बलवान पावर ना हो, क्योंकि समय के असर से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो क्रॉप्स तुम्हें आसपास दिख रहे हैं ये भी तुम्हारी तरह ही हैं जो यहाँ पे आके फेल हो गए हैं और तुम भी इनसे अलग नहीं हो। समय तुम्हारे ऊपर भी कहर ढाएगा और तुम भी किसी भी पल मर सकते हो। सीसन आगे से कहता है अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, वर्जिनिटी नहीं गई है अभी, कैसे मर सकता हूँ मैं, सेक्स सुक्स तो छोड़ो, साला अभी तक किस भी नहीं हुआ है, ऐसे मरना नहीं मरने वाला, जाओ। हाँ वो आगे से बताता है कि इस रियलम का डिस्ट्रॉय होना किस्मत में ही लिखा हुआ है। किसी दूसरे रियलम का सुप्रीम बिंग इस जगह के ऊपर घात लगाए हुए है, लेकिन रियलम के बीच में जो बैरियर होता है वो उसे अभी तक यहाँ पे आने नहीं दे रहा है। लेकिन आखिर में उसने किसी तरीके से पता लगा लिया कि बैरियर के आगे कैसे जाया जाता है और समय की धारा को कैसे पार किया जाता है, दी ग्रेट दाओ। और हाँ वो अभी तक इस जगह को उसी बिंग से प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अब ये भी अपनी लिमिट पे आ चुका है। वो सुप्रीम बिंग का जो डाओ है वो लगातार ताकतवर होते जा रहा है। उसने अगर एक बार समय की धारा के ऊपर कंट्रोल पा लिया तो दुनिया के सारे वर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बेसिकली डोरमामू एंड डॉक्टर स्ट्रेंज वाला फंडा है इधर। उधर सीसन पूछता है क्या वो बंदा इस क्रैक से आ रहा है। उसी टाइम पे वो पावरफुल बिंग उस क्रैक से आता है तो इसकी 4-5 आंखें थी। हाँ वो आगे से कहता है ये बढ़िया नहीं है, वो यहाँ पे बाउंड्री को क्रॉस करने की दोबारा कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो सुप्रीम बिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो हाँ वो आगे से बैरियर की मदद से उसके हाथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह वाली कोशिश पहली कोशिशों से और भी ज्यादा अग्रेसिव और ताकतवर हो गई थी। सीसन आगे से कहता है मैं मदद करता हूँ या ना। जिसके बाद वो एक लंबी छलांग मारता है और उसके हाथ के ऊपर एक जोरदार घुसा मारता है जिससे वो हाथ पीछे जाने लगता है। बेसिकली डोरमामू की फट गई तो वो जल्दी से वापस भाग लिया। हाँ वो आगे से हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, साले के पास तो स्पेशल रूट्स भी नहीं है, वो ऐसी पावर कैसे अनलिस्ट कर सकता है। और ऊपर से इसकी बॉडी के अंदर कोई भी अभी तक थकावट नहीं दिखाई दे रही है, कहीं इसने पहले ही दाव स्टेज के अंदर कदम तो नहीं रख दिया। सीसन आगे से कह ही रहा था कि तुम चिंता ना करो, ये पूरी तरीके से यूजलेस है। तो हाँ वो उसे धक्का दे देता है खाई से। सीसन नीचे गिरते हुए कहता है ये क्या है, साले तुम्हें मिठाई देनी चाहिए थी, धक्का क्यों दिया। तो हाँ वो उसे कहता है कि अब ये रेलम तुम्हारे भरोसे ही बेटा, तुम्हें इसे जिंदा बचाना है। और मुझे पता है कि तुम्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मेरा भी यही हाल है। शायद से ऑथर आगे के चैप्टर्स में हमें जवाब देगा। और ऑथर के बारे में बताता है कि वो हर एक चीज कनेक्ट कर देता है आगे के चैप्टर्स में, चाहे वो दरिंदे का अचानक से आना हो जो सीसन की वजह से ही आया था। इसलिए हम लोग सिर्फ चैप्टर्स पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑथर प्लीज जवाब दे दे, फक्ड अप ना करे इस सीरीज को। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बता दूं, सीसन अपने ही वर्ल्ड में वापस आता है लेकिन टाइम ट्रेवल करके 100 या फिर 200 साल आगे। अब इन 100 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दरिंदे के ग्रुप मेंबर्स आ जाते हैं, यानी कि डीमन क्लैन वाले। अब वो इंसानों को मजदूर बना के उनसे सारे काम करवा रहे हैं। डीमन क्लैन वाले बेसिकली इंसानों से गुलामी करवा रहे हैं, वो इनसे और निकलवाते हैं और कहते हैं जल्दी लेके जाओ। और जिस बंदे के अंदर गूदा नहीं होता है, बेचारा थक के नीचे गिर जाता है, तो वो लोग उसके ऊपर चाबुक चलाते हैं, ये कहते हुए कि टाइम वेस्ट ना करो। डीमन क्लैन वाला आगे से कहता है कि तुम लोगों की रेस हमेशा से यही नौटंकी करती है, जल्दी से काम पे लगा। तो दूसरा बंदा आगे से कहता है कि उसने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है, ना ही पिया है, कुछ खाने पीने के दे दो तभी तो उसके अंदर ताकत आएगी। तो डिमोनिक क्लैन वाला आगे से कहता है तुम्हारा मतलब है कि तुम लोग किसी के काम के नहीं हो, तो फिर तुम लोग यूजलेस हुओ। तो ये बेचारे कैसे रोने धोने लगता है, ये कहते हुए कि हमें मारो नहीं। अब उसी टाइम हम लोग सीसन को देखते हैं, जो स्पेस के अंदर क्रैक पड़ता है तो ये धड़ाम से सीधा उस डीमन वाले बंदे के सर पे जाके लगता है और ये सड़सड़ाते हुए दूर जाके गिरते हैं। वहीं पे वो बंदा सर पे लगने की वजह से ही मारा जाता है। तो दूसरा आगे से चिल्ला के कहता है एनिमी आया है, अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। सीसन आगे से हम लोगों को बताता है कि वो 4 घंटों से सिर्फ नीचे ही गिर रहा है, उसका सर घूम गया था, उल्टी तक आ गई थी। इसके बाद उसकी नजर मजदूरों के ऊपर पड़ती है तो वो उन लोगों से पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वो बंदा सीसन से चिल्ला के कहता है कि साले तूने एक डीमन सोल्जर मार दिया है, भागो यहाँ से, इससे पहले कि वो तुझे तड़पा तड़पा के मार दे। लेकिन उससे पहले वहाँ पे 3-4 डीमन सोल्जर और आ जाते हैं और ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि डीमन रेस की टेरिटरी के ऊपर किसने हमला करने की कोशिश की। सीसन आगे से हैरान होकर कहता है डीमन रेस, ये कैसा बवाल है भाई, डीमन रेस को तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद वो पीछे मुड़ के लोगों की तरफ देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग यहाँ पे गुलाम बने हुए हैं, तो ये सच में डीमन रेस की टेरिटरी ही है। पहले तो सीसन को यही लगता है कि वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ गया है, वो अपने वर्ल्ड के अंदर
नहीं आया है जहाँ पे डीमन रेस ऑलरेडी है। खैर वो डीमन रेस वाले सीसन से कहते हैं कि इसने हमारे एक सोल्जर को मारा है, जाओ और जाके इसे मार दो। तो 3-4 सोल्जर आगे बढ़ते हैं सीसन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन सीसन उनके ऊपर एक एक करके एक ही पंच मारता है और वो एक झटके के अंदर इवेपोराइज हो जाते हैं। इसके बाद सीसन उस बंदे के सामने आके खड़ा हो जाता है जो भी चाबुक पकड़े हुए था। अब ये हाथ जोड़ने लगता है, भैया माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आप जो भी कहोगे हम वो सब कुछ करेंगे, भैया छोड़ दो। सीसन उसे कहता है शट अप, जिसके बाद वो उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है तो इसकी मुंडी ही गायब। सीसन आगे से कहता है कि साला मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने क्या कर दिया, एक्सीडेंटली मैंने इतना सब कर दिया। सीसन आगे से कहता है अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। वहाँ पे वो गुलाम कल्टीवेटर्स अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये सोल्जर्स है, यहाँ पे नासेंट सोल रियलम पे थे, लेकिन एक बंदे ने सिर्फ एक एक पंच मार के इनकी मुंडी गायब कर दिया। ये पक्का एक डेटी ट्रांसफॉर्मर स्टेज का कल्टीवेटर होगा। इसके बाद अभी सीसन से शुक्रिया कहते हैं इनकी जान बचाने के लिए। सीसन उनसे कहता है ये सब छोड़ो यार, ये तो बस छोटी सी बात थे, मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं। मैं कहाँ पे हूँ और तुम लोगों ने ये गुलामी कब से कर दी डीमन रेस की? कल्टीवेटर्स आगे से बताते हैं कि ये माइनिंग एरिया 42 है और जब से इसे इन सभी चीजों के बारे में पता चला तब से ये अनस्लेव है और यहाँ पे एक माइनर की तरह जी रहा है। सीसन को समझ में आ जाता है कि जब से चीजें समझ में आई यानी कि ये बचपन से ही एक गुलाम है, ये पक्का डीमन रेस की ही दुनिया होगी, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन का स्टेटस इतना ज्यादा लो क्यों है? सीसन आगे से कहता है इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कभी इस एरिया के बाहर कदम ही नहीं रखा है और तुम्हें इस बाकी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। इसके बाद दूसरा कल्टीवेटर आगे से कहता है कि कुछ दिनों पहले आसमान से उड़ता हुआ एक स्टोन टैबलेट आया था जो माइनिंग एरिया के अंदर गिरा था। इसके ऊपर किसी तरीका का रिकॉर्ड या फिर नाम वाम लिखा हुआ था, अगर सीसन चाहे तो उसे देख सकता है। इसके बाद ये लोग सीसन को उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो पत्थर गिरा था और जब सीसन उस पत्थर को चेक करता है तो फिर उसके सेक्टर का नाम लिखा हुआ था उसके ऊपर, इंपीरियल फॉरेस्ट सेक्टर। सीसन आगे से कहता है ये नामुमकिन है भाई। सीसन उन लोगों को भी अपने सेक्टर के बारे में बताता है तो वो लोग पूछते हैं कि ये सेक्टर क्या चीज होती है, तो सीसन उन लोगों को बताता है कि एक सेक्टर कल्टीवेटर की जगह होती है जहाँ पे वो लोग इमॉर्टलिटी को अचीव करने के लिए कल्टीवेट करते हैं। तो एक दूसरा कल्टीवेटर आगे से बताता है कि उसने कुछ डीमन सोल्जर से सुना था कि उन लोगों ने साउथर्न माउंटेन के अंदर एक सेक्टर के ऊपर कब्जा किया है जहाँ पे अभी भी एक ह्यूमन कल्टीवेटर कैद है। सीसन लोगों से पूछता है कि वहाँ पे कितने डीमंस इस जगह को गार्ड कर रहे होंगे और वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो कल्टीवेटर्स आगे से बताते हैं कि सिर्फ कुछ ही डीमन सोल्जर्स उस जगह को गार्ड कर रहे होते हैं जिनकी पोजीशन डीमन जनरल गार्डिंग पोजीशन होती है। अगर उनके स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जाए तो वे बिल्कुल इक्वली बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर के होते हैं। सीसन आगे से कहता है बॉडी इंटीग्रेशन कल्टीवेटर स्टेज ये काफी ज्यादा हाई है, मैं अभी जिस हिसाब से हूँ मुझे लगता है कि मैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ। सीसन और कर भी क्या सकता था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो जाके माउंटेन को इन्वेस्टिगेट करे लेकिन स्नीकली, ताकि किसी को किसी बारे में पता न चले। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि जगह को छोड़ के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गायब हो जाओ। अगर एक बार तुम्हें गुलाम बना लिया गया तो फिर तुम मारे ही जाओगे, ये तुमसे मरते दम तक काम करवाएंगे और ऊपर से हमने उन लोगों को मार दिया है तो वो लोग शांत नहीं बैठेंगे, इसीलिए जगह को छोड़ के कहीं छुप जाओ। इस पे ये लोग सीसन को शुक्रिया कहते हैं उनकी मदद करने के लिए। इसके बाद हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहा था, यही सोचते हुए कहीं ये सच में हमारा सेक्ट ही तो नहीं है। इसके बाद जब सीसन माउंटेन के पास पहुंचता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि उसके सेक्ट के मेंबर्स वहाँ पे मरे पड़े हैं और इनकी बॉडी पिघल के भाई लकड़ी बन गई है। सीसन आगे से कहता है इनके कपड़ों को देख के यही लगता है कि ये सभी इनर सेक्ट के डिसाइपल हैं, लेकिन जब सीसन और ज्यादा आगे बढ़ता है तो फिर उन्हें सुप्रीम एल्डर दिखाई देते हैं जिन्हें मार के लटका दिया गया था। ऐसा लगता है स्टोरी अब धीरे धीरे करके डार्क होती जा रही है। सीसन जल्दी से आगे बढ़ता है और एल्डर को आजाद कर देता है, लेकिन सुप्रीम एल्डर तो पहले ही मारे जा चुके थे तो बचाने का कोई फायदा नहीं था और उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ डीमन सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि सीसन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के उस लाश को छूने की। तो सीसन उनकी तरफ गुस्से से देखता है और एक झटके के अंदर ही उन्हें मार गिराता है, जिसके बाद वो जमीन के ऊपर एक पैर मारता है तो जमीन खुद जाती है और वो एल्डर को वहीं पे दफना देता है और उनके लिए एक मेमोरेबल टैबलेट भी लगा देता है कि ये एल्डर की कब्र है। इसके बाद हम लोग दूर कहीं एक डीमन जनरल को देखते हैं जो कि माउंटेन को ही गार्ड कर रहा था और उसी टाइम पे सीसन तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसकी मुंडी पकड़ता है और खींच के बाहर निकाल लेता है स्पाइन के साथ में। आई लाइक दिस, डार्क हो रही तो होने दो। फिर इसके बाद सीसन उस गेट के सामने जाता है जहाँ पे किसी को कैद करके रखा हुआ था। सीसन उस दरवाजे के ऊपर एक ही घूंसा मारता है तो वो दरवाजा टूट जाता है और जब सीसन अंदर जाता है तो वो बंधा हुआ बंदा कहता है कौन है? इतने समय तक बंद रहने के बाद मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझे बचाने के लिए आएगा और कोई बगावत शुरू करेगा, और ये बंदा और कोई नहीं हमारा फैंग ही था। और सीसन उससे कहता है शुक्र है कि तुम जिंदा हो। फैंग जैसे ही सीसन की आवाज सुनता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये अपना सीसन है। बाय द वे फैंग इतनी समय अंधा हो गया है। फैंग सीसन से पूछता है क्या ये तुम हो सीसन? सीसन आगे से कहता
है मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों का क्या हुआ, क्या तुम और ज्यादा नहीं देख सकते? तो फैंग आगे से बताता है सालों ने मुझे पॉइजन दे दिया, अंधा बना दिया है। मैं अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देख सकता हूँ, लेकिन इनर विजन से मैं बहुत ज्यादा देख सकता हूँ। इसके बाद वो सीसन से कहता है कि मैं तुम्हें छू के चेक कर सकता हूँ। तो फैंग जब सीसन को छूता है तो वो आगे से कहता है कि तुम हो तो सही, लेकिन बिल्कुल पहले जैसे, और तुम अभी भी जिंदा हो। सीसन आगे से कहता है इसका क्या मतलब है भाई, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो अब हमें फैंग सब कुछ बताता है कि सीसन को जब सीक्रेट रियलम के अंदर खींच लिया गया था, यानी स्पेस क्रैक के अंदर, तो सभी लोगों को ये लगा कि तुम मारे जा चुके हो और तुम पूरे अब तक 120 साल के लिए गायब थे। सीसन आगे से कहता है 120 साल, इसका क्या मतलब है? सीसन आगे से कहता है इसका मतलब यही है कि मैं ये फ्यूचर में आ गया हूँ, असल में यहाँ पे हुआ क्या था, मुझे सब कुछ बताओ। फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तुम्हें स्पेस क्रैक के अंदर खींच लिया गया था तो ये सभी चीजें सेंस बनाती हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए। ये फैंग ने अपने मन के अंदर सोचा है, सीसन से नहीं कहा है। जिसके बाद वो सीसन को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन डीमंस ने डिवाइन कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला कर दिया और उन लोगों ने लिटरली सारे ह्यूमन कल्टिवेटर्स को मार गिराया और मोटर रियलम के ऊपर कब्जा कर लिया। मोटर रियलम साला हरामी खुद को बचाने के लिए उसने ह्यूमन रियलम के साथ सारे कनेक्शन तोड़ दिए और सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचा। अब सीसन को सब कुछ समझ में आ रहा था कि इंसानों को गुलाम बना के क्यों रखा गया है। इसके बाद वो फैंग से पूछता है कि यहाँ पे रियलम्स के बीच में तो बैरियर होता है जिसको लोग कहते हैं कि वो अनब्रेकेबल है, तो फिर इन लोगों ने उसे कैसे तोड़ा? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि बैरियर कैसे टूटा। फैंग आगे से बताता है एशियन टाइम में यहाँ पे पहले एक डिसोलेट रियलम हुआ करता था, जो कि वो पहले ही डिवाइन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इंसानों और डीमंस के बीच में जो वॉर हुई तो इंसानों ने डीमंस को उस डिसोलेटेड रियलम के अंदर डाल दिया और एक पावरफुल फिगर ने डिसोलेट रियलम और डिवाइन कॉन्टिनेंट को अलग कर दिया। इसलिए आसान शब्दों में जो डिसोलेट रियलम है वो डिवाइन कॉन्टिनेंट और बाकी रियलम्स के बीच में जो गैप होता है वहां पे रुकता है। आसान शब्दों में डिवाइन कॉन्टिनेंट का बचा हुआ हिस्सा, जैसे सैटर्न प्लैनेट की रिंग्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसीलिए उस डिसोलेट रियलम से बैरियर को दोबारा खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो डिवाइन कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था। सीसन आगे से कहता है लेकिन डीमंस को इसके बारे में पता नहीं था, हमारे बीच में कोई ना कोई तो गद्दार ही था। तो फैंग सीसन से कहता है कि इस डिजास्टर के सोर्स को तुमने देखा ही था, ये वही डीमन था जिसने क्रॉप्स का यूज किया था दोबारा जिंदगी के अंदर आने के लिए और रिबॉर्न हुआ था सीक्रेट रियलम के अंदर। उसका नाम था आटुम। सीसन आगे से कहता है कि उसे तो स्पेस क्रैक ने निगल लिया था, वो अभी तक जिंदा कैसे है? अब उसी टाइम पे सिस्टम बाहर निकलता है और ये हरामी का अभी भी सीसन से कह रहा था कि तुमने उस डीमन को नहीं मारा, इसीलिए सिस्टम तुम्हें इरेज कर देगा। सीसन आगे से कहता है कोई गलती हुई, मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे मार दूंगा अगर मैं जिंदा बच गया। लेकिन सिस्टम तो सीरियस था और वो धड़ाधड़ सीसन के ऊपर बिजली के झटके मारने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हें अब सीधा एग्जिस्टेंस से मिटा दिया जाएगा, तुमने टास्क पूरा नहीं किया। सीसन उन सभी झटकों को डॉज करते हुए कहता है कि मुझे कुछ कहना है, पहले चीजें एक्सप्लेन करने दो। इसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि अपनी बुद्धि पे गौर दो और थोड़ा सा तेल लगा के सोचो कि तुमने जब मुझे वो टास्क दिया था तुमने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की थी, इसलिए टेक्निकल मैंने कोई मिशन फेल ही नहीं किया है। तो सिस्टम 2 सेकंड के लिए रुकता है और हमारी तरफ देख के कहता है शिट अनदर बग, और वो जाते हुए कहता है कि तुम इस बार लकी हो, अगली बार नहीं रहोगे। ये साला मारने के लिए आया था अपने ही होस्ट को। फैंग सीसन से बताता है कि आटुम पहले ही डीमन किंग स्टेज पे था अपनी रीबर्थ से ही, जो महायाना स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर का लेवल है, इसलिए आटुम के लिए स्पेस क्रैक के अंदर सर्वाइव करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सीसन आगे से कहता है कि इसीलिए सीक्रेट रियलम के अंदर उसे मारना इतना ज्यादा मुश्किल था, अगर सीक्रेट रियलम उसके पावर को होल्ड बैक ना करती तो वो वहां से जिंदा बाहर निकल आता। सीसन आगे से पूछता है लेकिन फिर भी महायाना स्टेज का कल्टीवेटर भी किसी भी बैरियर को इतनी आसानी के साथ तोड़ नहीं सकता है, और खासकर रियलम बैरियर को उसने ये किया कैसे? फैंग आगे से बताने ही वाला था कि वो किस चीज का एडवांटेज लिया था, लेकिन उसी टाइम पे फैंग को पता चलता है कि 2 डीमन किंग रियलम के डीमंस उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो सीसन से कहता है कि तुम सीधा यहाँ से एंडलेस सी की तरफ जाओ, वहीं पे उन लोगों का बेस है। सीसन अपने मन के अंदर सोचता है कि डीमन किंग का लेवल यानी कि महायाना स्टेज क्या वो उन लोगों को हराने के लिए कैपेबल है? इसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि मुझे मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट दिखाओ। तो सिस्टम सीसन से कहता है कि तुम्हारे फिजिकल एट्रीब्यूट 2000 तक हैं, और अगर तुम यहाँ पे 18th लेवल के डीमन कोर को डिवॉर करते हो तो फिर तुम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हो जो मसल कल्टीवेशन की है। सीसन आगे से हैरान होकर कहता है कि मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स अचानक से इतने ज्यादा हाई कैसे हो गए? तो फिर सिस्टम बाहर निकलता है और वो सीसन को बताता है कि सीसन ने जो स्पेस क्रैक के अंदर टोर्मेंट यानी कि पवंडर को सहा था, उस वजह से उसे बहुत बड़ा बूस्ट मिला है फिजिकल एट्रीब्यूट के अंदर। तो सीसन को याद आता है कि जब वो स्पेस क्रैक के अंदर गड़ा था तो फिर उसे इतनी ज्यादा जलन हो रही थी कि उसे लगा कि वो मरने वाला है। इसके बाद सिस्टम दूसरा पॉइंट बताता है कि उसने जो टाइम एक्सप्लोरेशन किया है उसे होस्ट की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा था, खासकर समय की धारा के अंदर, इसीलिए उसकी मसल वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। सीसन में इस बात के ऊपर गौर करता है कि वो बस वहाँ पे मरने ही वाला था। जिसके बाद सिस्टम तीसरे पॉइंट को नोट कराता है कि सीसन ने जो यहाँ पे 100 सालों का समय ट्रेवल किया है उस वजह से उसके मसल काफी ज्यादा ग्रो हो गए हैं, जिससे उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि उसके पास टोटल 100 सालों का एक्सपीरियंस आ गया है। और सिस्टम सीसन को ये भी बताता है कि इतनी समय उसकी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स 2000 के आसपास हैं, ये सीसन की लिमिट नहीं है। सीसन
सीसन जैसे इस सिस्टम के एडवांस स्टेज ऑफ मसल कल्टीवेशन को अनलॉक कर देगा तो फिर उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगी, यानी कि बढ़ेगी। इसलिए सीसन अपने मसल्स की तरफ देखते हुए सोचता है कि जब उसकी फिजिकल वैल्यू 300 के आसपास थी तब उसे बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टीवेटर के साथ निपटने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। इसलिए अगर उसकी फिजिकल वैल्यू इस टाइम पे 2000 के आसपास है तो वो बड़ी आसानी के साथ किसी भी महायाना स्टेज के कल्टीवेटर के साथ निपट सकता है। इसलिए सीसन लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, ये कहते हुए कि डीमन किंग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फैंग सीसन को रोकता है और उससे कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो सीसन से कहता है कि वो अभी भी उन डीमंस के काम का है, इसलिए वो लोग उसकी जान नहीं लेंगे। लेकिन सबसे जरूरी यहाँ पे सीसन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, वो इंसानियत के दोबारा वापस आया है, वो भी एक्स्ट्रा ट्रम्प कार्ड के साथ में। इसलिए वो लोग यहाँ पे एनिमी को अलर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए फैंग सीसन से कहता है कि तुम्हें चुपचाप यहाँ से एंडलेस सी की तरफ निकल जाना चाहिए और हमारे बेस के बारे में पता लगाना चाहिए। अगर वो लोग इस अटैक के बारे में जानकारी करेंगे भी तो फिर उन्हें बस यही लगेगा कि ये कोई नॉर्मल सा ह्यूमन रिबेलियन है। सीसन इस वाली बात को मान जाता है और वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों डीमन सोल्जर्स वहाँ पे आते हैं और फैंग को कुत्तों की तरह पीटते उसे पूछ रहे थे कि ये दरवाजा किसने तोड़ा, बता नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तेरा। लेकिन फैंग आगे से भाई मुंह नहीं खोलने को राजी। तो दूसरा डीमन सोल्जर आगे से कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें इसे मार देना चाहिए। सोल डिवोवर का इस्तेमाल करो और सच्चाई बाहर निकालो। तो फिर वो डीमन सोल्जर सबसे पहले फैंग को उठा के नीचे पटकता है और उससे कहता है कि मुझे सा जो एक डीमन किंग स्टेज पे है वो आसानी के साथ सोल डिवोवरिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकता है इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, हमें टारगेट के बारे में एबिलिटीज और सारी जानकारी दे दो तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन सीसन आगे से कहता है फक ऑफ, तुम्हें कभी भी तुम्हारा गोल नहीं मिलेगा। तो डीमन सोल्जर आगे से सोल डिवोवर का इस्तेमाल करता है और फैंग की सोल को उसकी बॉडी से निकाल के खाने लगता है और इसी तरीके से फैंग यहाँ पे मारा जाता है। आई डोंट नो व्हाई, फालतू में मारा गया ये। खैर फैंग मरते हुए हम लोगों को बता जाता है कि सब कुछ पहले बिल्कुल ब्लरी था, कुछ भी उसे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब से उसने सीसान को देखा उसे फ्यूचर की झलक दिखने लगी। अब सिर्फ सीसान ही है जो कुछ कर सकता है और शायद से इसीलिए फैंग ने अपनी जान दे दी। खैर सोल डिवोवर करने के बाद दूसरा डीमन पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला? तो वो डीमन सोल्जर आगे से बताता है कि ये एक फेट मास्टर होने के लायक था, साले ने मरने से पहले अपनी सारी मेमोरी मिटा दी, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ पूरी तरीके से मिटा नहीं है। मुझे हल्का फुल्का क्लू मिल चुका है इस बारे में, जो बंदा यहाँ पे अटैक किया था वो एंडलेस सी की तरफ गया है। दूसरा डीमन सोल्जर आगे से कहता है कि हम लोगों को भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग सीसन को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा था और वो हम लोगों को बताता है कि एंडलेस सी साउथर्न रीजन के एकदम कोने पे है, इसलिए सीसन को सबसे पहले 10,000 बीस्ट माउंटेन को पार करके जाना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम उन दोनों डीमन सोल्जर्स को देखते हैं जो कि सीसन के सामने ही आके खड़े हो जाते हैं। वहीं पे सीसन को भी समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने उसके ऑरा को डिटेक्ट किया नहीं होगा, इन लोगों को फैंग से ही पता चला होगा। डीमन आगे से कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक ही बंदा है, इसकी तो हम चटनी बना देंगे। तो दूसरा आगे से कहता है हल्की में ना लेना, इसने वहाँ पे कई सारे डीमन जनरल्स को हराया था, इसलिए वो सबसे पहले अपने पास से एक ट्रैप या फिर आर्टिफैक्ट बाहर निकालते हैं जिसके अंदर से हवा निकलती है और वो सीसन को अंदर खींचने लगती है। सीसन आगे से कहता है ऑफ कोर्स नो, जिसके बाद वो भागते हुए कहता है कि मैं ना फंसने वाला। इस पे वो डीमन हैरान होकर कहता है यहाँ तक कि पर्पल गोल्ड गॉड भी इसे खींच नहीं पा रहा है, कितना स्टैमिना है बंदे के अंदर। तो फिर एक डीमन सोल्जर सामने जाता है और सीसन के पेट के ऊपर घुटना मार के कहता है अब ये जाएगा, और सीसन एक झटके के अंदर ही उस गॉड के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो डीमन सोल्जर अपने पास से ढक्कन निकालता है और बाटली के ऊपर लगा देता है। जिसके बाद वो सीसन से कहता है अगर तेरे को मरना नहीं है तो मेरे सवालों का सही सही जवाब दे। लेकिन हम लोग सीसन को बाटली के अंदर देखते हैं और ये अभी भी हार नहीं मान रहा था, ये गोल गोल बाटली के अंदर घूम रहा था और सीसन आगे से भागते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी नहीं। वो डीमन सोल्जर सीसन से दोबारा कहता है कि जवाब देते नहीं तो एक पल के अंदर ही तो वहाँ पे खून के लोथड़े के अंदर बदल जाएगा। सीसन वहाँ से भागते हुए कहता है कि अगर नीचे पानी में गिरा तो सीधा डेविल के लिए वाइन बन के जाऊंगा, इससे अच्छा है कि भागो। और सीसन के लगातार भागने की वजह से वो बाटली बहुत ही ज्यादा हिलने लगती है। वो डीमन आगे से कहता है इसे क्या हुआ, इतना तो वाइब्रेट लड़कियों का वाइब्रेटर नहीं करता जितनी तेज ये कर रहा है। जिसके बाद वो बाटली आगे से क्रैक पर जाती है और सीसन बाटली को तोड़ के बाहर निकलता है और साथ ही में डेविल के मुंह के ऊपर कमबैक पंच भी दे मारता है जिससे वो उड़ते हुए दूर जा गिरता है। इसके बाद वो खड़ा होकर अपने दूसरे साथी से कहता है कि वो आसानी के साथ पर्पल गोल्ड गॉड को यहाँ पे तोड़ के बाहर निकल गया, इसकी कल्टीवेशन हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस पे दूसरा डीमन सोल्जर आगे से कहता है कि उसने तुम्हें एक झटके के अंदर नॉकआउट कर दिया, उसकी कल्टीवेशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। चलो देखते हैं कि इसके पास कितनी ताकत है। और इतने समय ये सोल्जर डीमन किंग की पीक रियलम पे है। इसके बाद ये पलक झपकते ही सीसन के पीछे जाता है और उसका मुंह पकड़ लेता है और ये आगे से सोल डिवोवर इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी ये चिल्ला उठता है क्योंकि सीसन इसका हाथ नोच लेता है और दर्द की वजह से ये सड़सड़ाते हुए पीछे हट जाता है। अब ये कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं डालेगा और ये सीसन से कहता है कितना हरामी है ये, कितनी तरीके की गंदी ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। नो डूड यू आर रॉन्ग, फॉर द सर्वाइवल यू कैन डू एनीथिंग, मारना है मार दो, काटना है काट दो। खैर इसके बाद जब दोबारा नजर उठा के सीसन की तरफ देखता है तो सीसन गायब होकर इसके पीछे आता है और इसके गर्दन के ऊपर घुटने से दे मारता है जिससे ये मुंह के बल दोबारा गिरता और खिसकते हुए पीछे चला जाता है। इसके बाद ये बौखला जाता है और सीसन के ऊपर अंधाधुन हमला
हमला करने लगता है, लेकिन सीसन इसके हर अटैक को डॉज करता है और उल्टा इसी के ऊपर काउंटर अटैक दे मारता है। इससे वो जगह धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगती है। दूसरा डीमन सोल्जर आगे से कहता है कि अब इस दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा बंदा आ गया भाई जो एक डीमन किंग के साथ में आसानी के साथ फाइट कर ले रहा है। इसके बाद ये अपने चेले की मदद करने के लिए वहां पे एक आर्टिफैक्ट को समन करता है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जब सीसन दूसरे डीमन सोल्जर के साथ फाइट कर रहा था तभी इसके हाथों के ऊपर बेड़ियां आ जाती हैं जो उसके हाथों को लॉक कर देती हैं। दूसरा डीमन सोल्जर इसी मौके का फायदा उठाता है और सीसन के मुंह के ऊपर धड़ाम से 2 लत्ती दे मारता है, जिससे सीसन दूर जा गिरता है। लेकिन सीसन के लिए उन जंजीरों को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी और वो आसानी से उन्हें तोड़ के फ्री हो जाता है। लेकिन डीमन सोल्जर दोबारा एक दूसरे आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है और सीसन के ऊपर धड़ाम से उसे गिरा देता है। सीसन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट सबसे पहले तो नीचे की तरफ प्रेशर रिलीज करता है जो एक तरीके से स्पेस क्यूब की तरीके था, यानी कि सीसन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। दूसरा डीमन सोल्जर आगे से पूछता है क्या तुम उसे डायरेक्टली मारने वाले हो? तो सामने वाला कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, हम उसे मारने के बाद भी सोल डिवोवर का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद ये अपने आर्टिफैक्ट का यूज करता है और सबसे पहले पीछे हट के उसे धड़ाम से सीसन के ऊपर ही गिरा देता है। हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रेशर कुछ ज्यादा ही था जिससे वो धड़ाम से नीचे दब जाता है उस आर्टिफैक्ट के। वहीं पे इस धमाके की वजह से अंदर जितने भी डिमोनिक बिस्ट थे सो वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं। अब इन्हीं डिमोनिक बिस्ट के बीच में हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं जो कि आगे से कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरे 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर इस तरीके से केओस मचाने की। वहीं पर लोग सीसन को देखते हैं जो धीरे धीरे करके उस आर्टिफैक्ट को लिफ्ट करने लगा था। डीमन सोल्जर आगे से कहता है साला ये मैंने ट्रेजर सॉर्ड डाउन सेक्टर से लिया था लेकिन फिर भी ये उठाए दे रहा है। तो फिर दूसरा डीमन सोल्जर तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो आगे से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस आर्टिफैक्ट के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे वजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है और सीसन सीधा उसके नीचे दब ही जाता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डार्क फिनिक्स वहां पे आता है जो कि डार्क थंडर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन सोल्जर की बॉडी के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और साथ ही में उसकी बॉडी भी डी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद वो पूछता है कि किसने यहाँ पे डीमन रेस के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की। दूसरा डीमन सोल्जर आगे से बताता है कि उसने सुना है कि यहाँ पे एक डीमन सेंट रहता है जो महायाना स्टेज पे है। इस किसी ने भी तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें रोका है तो पक्का ये वही डीमन होना चाहिए। इसके बाद वहाँ पे डार्क फिनिक्स आता है जो कि भाई कौओं से ट्रांसफॉर्म होकर इंसान में बना था, यानी कि पावर बढ़ गई है। इसके बाद वो डीमन रेस को देखता है और उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे इलाके में क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों के पास फुर्सत का टाइम नहीं है क्या? वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि क्विक पंच मारते मारते धीरे धीरे करके ट्रेजर को तोड़ने लगा था, जिसके बाद वो सक्सेसफुली ट्रेजर को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, जिससे उन लोगों की नजर सीसन के ऊपर पड़ती है और डीमन सोल्जर आगे से कहता है कि ये एक टॉप टावर हेवन ग्रेड का आर्टिफैक्ट है जो डिवाइन ग्रेड के बस 1-2 कदम पीछे ही है, लेकिन इसके बावजूद इसने इसे तोड़ दिया। वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं और जैसे ही डार्क फिनिक्स की नजर सीसन के ऊपर पड़ती है तो सीसन की नजर भी डार्क फिनिक्स के ऊपर पड़ती है और वो उससे कहता है अरे चिकन तुम तो बड़े हो गए यार। लेकिन डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि तुम पहले जिंदा कैसे हो और सबसे पहले बात ये तुम अभी तक जवान कैसे हो? साला मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बाल सफेद हो रहे हैं मेरे। सीसन आगे से कहता है लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, अभी के लिए हम लोगों को कुछ लोगों से निपटना है। वहीं पे डीमन सोल्जर डार्क फिनिक्स से कहता है कि तुम तो एक डीमन हो तो फिर तुम इंसान की मदद क्यों कर रहे हो? तो डार्क फिनिक्स सीसन की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये बंदा स्पेशल है, इसके लिए तो मैं किसी के साथ भी निपट सकता हूँ और तुम्हें भी इसके साथ नहीं निपटना चाहिए। तो डीमन सोल्जर आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी इसके साथ ही मर सकते हो। जिसके बाद वो अपनी फायर से या फिर एनर्जी से डार्क फिनिक्स के ऊपर अटैक करता है तो डार्क फिनिक्स थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सीसन डार्क फिनिक्स से पूछता है कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? तो डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि तुमने मुझे फिजिकल बॉडी दी थी उसके लिए शुक्रिया, और सबसे पहली बात अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं अपनी पीक स्ट्रेंथ पे हूँ, महायाना लेट स्टेज पे। लेकिन उसी टाइम पे डार्क फिनिक्स को एक और पावरफुल एरा महसूस होता है तो डीमन सोल्जर डार्क फिनिक्स से कहता है कि तुम्हें भी पता चल गया, उस तहखाने को छोड़ने से पहले हम लोगों ने डीमन एम्परर को इन सभी चीजों के बारे में बता दिया था कि हम लोग वेस्टलैंड की तरफ जा रहे हैं और वो कुछ ही देर में यहाँ पे आता ही होगा और वो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। डार्क फिनिक्स आगे से हम लोगों को बताता है कि एक डीमन एम्परर टर्लिबूशन ट्रांसेंडेंट इस स्टेज पे होता है, इसलिए वो पीछे मुड़ के सीसन से कहता है कि तुम्हें तुरंत यहाँ से एंडलेस सी बेस की तरफ निकल जाना चाहिए। इसके बाद वो सीसन को एग्जैक्ट लोकेशन देता है और सीसन उसे पूछता है कि मैं इनका क्या करूँ? तो डार्क फिनिक्स उसे कहता है कि तुम्हें अब बेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम लोग एग्जैक्ट वहाँ पे जा सकते हो, तुम यहाँ से पहले निकलो और तब तक मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। सीसन उसे पूछता है कि तुम कैसे एस्केप करोगे फिर? तो डार्क फिनिक्स पीछे मुड़ के कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें एशियंट ब्लैक फिनिक्स हूँ। पहले के टाइम में यहाँ तक कि इंपीरियल फर्स्ट सेक्ट के एल्डर भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तो फिर ये तो छोटी मोटी डीमन रेस है, ये मेरा क्या उखाड़ पाएंगे? और वैसे
वैसे भी मुझे इस एरिया के बारे में काफी कुछ पता है, मैं यहाँ से आसानी के साथ निकल सकता हूँ। सीसन जाते हुए डार्क फिनिक्स से कहता है लेकिन फिर भी ज्यादा ध्यान रखना। लेकिन डार्क फिनिक्स सीसन को रोकता है और उससे कहता है कि अभी भी कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपनी चुटकी बजाता है और इसे दोबारा नए कपड़े दे देता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे मास्टर हो यार, गंदा फुलता थोड़ी ना घूमोगे, राजा भोज की तरह घूमो, गंगू तेली की तेरी के नहीं। अब जल्दी यहाँ से निकलो, जिसके बाद हम लोग बाद में चैट करेंगे जब मैं जिंदा बचूंगा। ये दोनों डीमन सोल्जर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये कहते हुए साले भागना चाहते हैं, पकड़ो इन्हें। इसके बाद डार्क फिनिक्स अपनी रियल फॉर्म के अंदर आता है, वही बड़ा वाला पंछी, यही सोचते हुए कि उसे किसी भी कीमत पे इन लोगों को रोकना ही पड़ेगा ताकि सीसन सेहत सलामत यहाँ से निकल सके। डीमन सोल्जर जैसे ही देखता है कि डार्क फिनिक्स अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ गया है तो ये लोग भी पीछे नहीं हटते हैं और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद डार्क फिनिक्स और डीमन सोल्जर के बीच में तगड़ी फाइट होने लगती है। वहीं पे डार्क फिनिक्स एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था एपोकलिप्टिक थंडर, जिससे लाजवाब थंडर सीधा जाके उस डीमन सोल्जर के ऊपर गिरती है। अब अगर यहाँ पे 1v1 का मैच होता तो फिर मुश्किल से ही डार्क फिनिक्स बच के निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे 1 वर्सेस डुओ था तो फिर मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा डीमन था वो भी आगे से 5 एलिमेंट सील का इस्तेमाल करता है। तो हम लोग देखते हैं कि आसमान से 4-5 क्रिस्टल नीचे गिरते हैं जो सीधा डार्क फिनिक्स के फेदर के अंदर घुस जाते हैं और दर्द इतना ज्यादा कठोर था कि डार्क फिनिक्स को महसूस हो रहा था कि उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई है। इसके बाद दूसरा डीमन सोल्जर अपने पास से वेपन निकालता है और डार्क फिनिक्स के ऊपर पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फिर डार्क फिनिक्स दोबारा अपनी सोल को सेक्रीफाइस करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसकी गोल्डन सोल बाहर निकलती है, जो कि सबसे पहले उस डीमन सोल्जर को डरा के पीछे हटा देती है। जिसके बाद डार्क फिनिक्स अपनी सोल को दोबारा अपने अंदर रिकवर कर लेता है। जिसके बाद डार्क फिनिक्स थोड़ी देर के लिए रिकवर हो जाता है और वो उड़ते हुए ऊपर से सोल डिवोरिंग ब्लैक फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिससे आग के छल्ले नीचे टायर की तरह जाते हैं जो गोल गोल जाते हुए उन डीमन सोल्जर्स को जा लगते हैं। वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं जो फुल स्पीड से लगातार भागते हुए जा रहा था और कुछ ही देर के अंदर उसे एंडलेस सी दिख जाता है। वहीं पे सीसन को इसी सी को पार करना था, इसीलिए वो पानी के ऊपर बिल्कुल पत्थर की तरह छप्पा छप करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। वहीं पे वो डार्क फिनिक्स को देखते हैं, जब उसे लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है तो वो जल्दी से अपनी बॉडी को डिफॉर्म करता है और उड़ते हुए जंगल के अंदर आ जाता है। और डार्क फिनिक्स अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि उसने वहाँ पे एक क्लोन छोड़ दिया है जो कि उसकी नकल बनाए रखेगा और तब तक वो यहाँ से चुपके से निकल जाएगा। डार्क फिनिक्स हम लोगों को बताता है कि उसने इस लैंड के ऊपर अपनी टेरिटरी का थप्पा लगाया था और वो ऊपर से यहाँ पे लोकल डीमंस को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन सीक्रेटली वो यहाँ पे इंसानों के लिए एक बफर जोन लगा रहा था ताकि वो इंसानों के लिए एक बेस बना सके। हालांकि वो ऊपर से इंसानों और डीमंस के बीच में जब भी लड़ाई हुई है तो वो कोई मदद नहीं करता है। और डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि ये सब करके मैं तुम्हें यही दिखा रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी काइंडनेस को रीपे कर दिया है। इसके बाद डार्क फिनिक्स आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो बार बार इसी जगह पे घूम रहा है। डार्क फिनिक्स इसे इग्नोर करता है क्योंकि वो इसे समझना नहीं चाहता था, इसीलिए वो दोबारा आगे बढ़ता है, लेकिन वो दोबारा उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था। और तब जाके डार्क फिनिक्स को अंदाजा होता है कि वो किसी टाइम लूप के अंदर फंस गया है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई इल्यूजन हो सकता है या फिर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फंस गया हो, लेकिन उसी टाइम नीचे की जमीन सैटर होने लगती है और हम लोग देखते हैं कि साइड से उंगलियां बाहर निकलती हैं और धीरे धीरे करके पूरा हाथ। और हम लोग देखते हैं कि डार्क फिनिक्स जिस टेरिटरी की बात कर रहा था वो पूरी टेरिटरी एक बड़े से हाथ के नीचे है और उस हाथ को कंट्रोल करने वाला वही डीमन एम्परर है जिसके बारे में वो दोनों डीमन सोल्जर्स बात कर रहे थे। वो डीमन एम्परर डार्क फिनिक्स से कहता है कि तुम मेरे यूनिवर्स के अंदर हो जो मेरे हाथों की मुट्ठी में है। तो मैंने लगता है कि ऑथर विलन्स को कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड दिखा रहा है। इसके अगले सीन में हम लोग डार्क फिनिक्स को देखते हैं जिसे भाई क्रूसीफाइड कर दिया गया था, यानी कि चीरे भोग दिए गए थे अंदर। वहीं पर डार्क फिनिक्स मर ही गया था और ये दोनों डीमन सोल्जर्स आगे से बात करते हुए कहते हैं कि जैसा डीमन एम्परर के बारे में सोचा था, उन्होंने एक महायाना स्टेज के डीमन बीस्ट को बड़ी आसानी के साथ ही मार दिया। साइड से डीमन एम्परर बाहर निकलता है जो कि आगे से कहता है ये मेरी हाथों की मुट्ठी में था, इसको मारना मेरे लिए किक के काटने के बराबर जितना था। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और डार्क फिनिक्स के सोल को निकाल के डिवोवर कर लेता है। और मुझे पता है कि तुम लोग यही सोच रहे हो कि ये सीरीज कहां से कहां जा रही है। मैं भी यही सोच रहा था जब पढ़ रहा था, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला था, लेकिन बाद में मेरे अंदर चुल मची कि मैं दर्द अकेले क्यों सहूं, तुम्हारे साथ बांट लूं। अब तुम भी सोचोगे आगे क्या होगा और मैं भी सोचूंगा। इसके बाद हम लोग इंसानों के सीक्रेट बेस को देखते हैं जो बिल्कुल बीचों बीच समुद्र के बीच में था, जिससे कोई डिसोलेटेड आइलैंड होता है। वहीं पे हम लोग कुछ गार्ड्स या कल्टिवेटर्स को देखते हैं जो कि आसपास के इलाके के ऊपर नजर रखे हुए थे। तभी एक कल्टिवेटर की नजर सीसन के ऊपर पड़ती है जो पानी के अंदर धम धम करते हुए आ रहा था। इसलिए वो चिल्ला के अपने दोस्तों से कहता है कि जल्दी से सायरन बजा दो, कोई तो अटैक करने के लिए आ रहा है। इसलिए वो जल्दी से घंटी के ऊपर धड़ाम से हटौरा दे मारता है और ये हटौरा सोनिक वेव की तरीके से जाता है। इसलिए वहाँ पे जितने भी कल्टिवेटर थे वो सभी बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टैंक जिंदा है, अपनी मून जिंदा है, एल्डर जो जिंदा है और साथ ही में 2 लोग और कैरेक्टर और साथ ही में जिया चंग भी, जो शायद से उसके एल्डर होंगे साइड में खड़े हुए। एल्डर जो यही पूछते हैं कि हम लोगों के बारे में पता कैसे चला और साथ ही में दूसरे एल्डर आगे से बताते हैं कि ये जगह पूरी तरीके से बाउंडलेस है
और लिमिटलेस है। यहाँ तक कि हवा और पानी भी यहाँ पे मुश्किल से ही आता है और बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी यहाँ तक आ ही नहीं सकता है। किसी ने जरूर इस बारे में बताया ही होगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन टैंग आगे से बताता है कि उसे जरूर मुझे कुछ और सा चीज महसूस हो रही है। जिसके बाद हम लोग शीशन को देखते हैं जो पानी के ऊपर चलते हुए आ रहा था। टैंग आगे से कहता है ये तो हमारा चेला शीशन है। इसके बाद शीशन वहाँ पे आता है और वो सबसे पहले इन दिनों को देख के इनसे कहता है तुम लोग जिंदा कैसे हो। टैंग आगे से कहता है ये बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम कैसे जिंदा हो। तो शीशन आगे से बताता है कि स्पेस क्रैक के जरिए वो टेलीपोर्टेड हो गया। वह पे मून शीशन से चिपक जाती है और उससे कहती है उसे पता था कि शीशन इतनी आसानी के साथ नहीं मरेगा, कॉकरोच जो है वो। वह शीशन मून से पूछता है ये बात छोड़ो, पहले ये बताओ तुम अभी तक बुद्ध की कैसी हो और तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी है। वो तुम वो सारी एक्सरसाइज कर रही थी ना जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। तुम उन आगे से बताती है बिल्कुल। जिसके बाद वो बताती है इसकी कल्टीवेशन 100th की रिफाइनिंग लेवल पे है। शीशन आगे से कहता है 9 होते हैं बच्चा, ये 100 कहाँ से हो गए। खैर मून की कॉन्स्टिट्यूशन वो जाने उसकी कल्टीवेशन। वह पे दूसरे एल्डर जो से पूछते हैं कि इसके अंदर से मुझे हो रहा है महसूस नहीं हो रहा है, ये है कौन। तो एल्डर जो एल्डर को बताते हैं कि ये वही जीनियस है जो 120 साल पहले सीक्रेट रियलम के अंदर गायब हो गया था। उसी टाइम पे एल्डरजो को एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है जो कि उसी डीमन एम्परर का ही था। एल्डरजो परेशान होते हुए कहते हैं कि ये एक डीमन एम्परर का लेवल है, हम लोग अब आगे क्या करेंगे। मून आगे से बताती है कि वही टेलीविजन ट्रांसेंडेंट स्टेज का लेवल का है ये बंदा। दूसरे एल्डर आगे से कहते हैं कि उन लोगों ने अपने ऑरा को सप्रेस किया होगा, इसीलिए हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए जब तक वो पास नहीं आए। अब यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का भी कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो शीशन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कहीं तुमने तो नहीं लीड नहीं किया। टैंग शीशन को कवर करते हुए कहता है कि उन लोगों को डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। जब यहाँ पे आया था तब मैंने पहले इसके ऊपर अपनी डिवाइन सेंस से चेक कर लिया था और इसके अंदर कोई भी अजीब गरीब चीजें मुझे नहीं मिली। शीशन अपने मन के अंदर सोचता है बिल्कुल वैसे है जैसा टैंग था, बिल्कुल सीरियस और ब्रदरहुड वाला। एल्डर आगे से कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, हम सब लोग यहीं पे ही मारे जाएंगे। शीशन उन लोगों से कहता है कि अगर उसके ऊपर कोई भरोसा करेगा तो फिर वो शायद उन लोगों को बचा सके। एल्डर उसे पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें। तो हम लोग देखते हैं कि सिस्टम अभी भी वही रिक्वायरमेंट दे रहा था, हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल और साथ ही में 8th लेवल का डीमन कोर। शीशन उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों के पास यहाँ पे 8th लेवल का डीमन बेस्ड कोर है और साथ ही में एक हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल और, अगर तुम लोग ये मुझे देते हो तो शायद से मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं, जिसके बाद में टेलीविजन ट्रांसेंडेंट स्टेज के कल्टीवेटर के साथ भी फाइट कर सकता हूँ। एल्डर आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ हमारे हलक में लगे पड़े हैं और तुम्हें यहाँ पे रिसोर्स चाहिए ताकि तुम कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू कर सको। तुम्हें क्या लगता है तब तक हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? और अगर मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया और तुम फेल हो गए तो? जिशेंग आगे से बताता है कि उसके पास 8th लेवल का डीमन कोर है जो कि डार्क फिनिक्स ने उसे दिया था, जो कि डीमन रेस के द्वारा मारा गया था। वहीं पे एल्डर जियाचिंग की तरफ देखते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अगर जियाचिंग ने ये कहा है तो फिर ये बिल्कुल ही ठीक होगा कि इसे और देना ठीक है। इसलिए वो बाकी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ फॉर्मेशन बनाओ और वो पीछे मुड़ के बाकी लोगों से कहते हैं कि इस बंदे को माउंटेन के अंदर लेके जाओ और स्पिरिचुअल और दो और साथ ही में डीमन कोर भी। इसके बाद हम लोग शीशन को देखते हैं जो कि हम लोगों से ही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि फैंग जिसके बाद ब्लैक फिनिक्स ये दोनों ही पकड़े गए हैं और इन लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर इन दोनों से मिली होगी। डीमन रेस ने जरूर सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और अगर ऐसा हुआ होगा तो वो दोनों ही अब तक मारे गए होंगे। शीशन अपने मन के अंदर यही सोचता है कि टाइम के गॉड यानी हुआ ने शीशन को इस एरा के अंदर भेजा है। यही ने उसकी कल्टीवेशन भी पहले से समय की धारा की वजह से और ज्यादा पावरफुल हो गई है। लेकिन समस्या अभी भी यहाँ पे वही है, पावर्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन उसी टाइम पे शीशन को फैंग की बात याद आती है। फैंग ने कहा था कि तुम स्पेशल हो, इसलिए शीशन को ऐसा लगता है कि उसकी फिजिकल बॉडी स्पेशल है, उसके अंदर कुछ तो बात है। इसके बाद वो हुआ के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर वो हारा गया तो फिर उसके ऊपर भी सोल सर्च का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे हुआ का प्लान भी एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए शीशन को यहाँ पे जीतना ही पड़ेगा और फ्यूचर बदलना पड़ेगा। इसलिए वो सिस्टम से कहता है काम पे लग जाओ, वो भी जल्दी से। इसके बाद हम डीमन एम्पर और उसके 2 जनरल्स को देखते हैं जो कि बादल के जरिए उड़ते उड़ते इन लोगों के बेस तक पहुंच जाते हैं। एल्डर जो आगे से कहते हैं कि डीमन एम्पर के साथ में उसके 2 चेले भी हैं और साथ ही में डीमन एम्पर टेलीविजन ट्रांसेंडेंट लेवल पे है। टैंग हम लोगों को बताता है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम तक पहुंच सके हैं, और साथ ही में टेलीविजन ट्रांसेंडेंट रियलम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई भी अचीव कर ले। सिचेंग उन लोगों से कहता है कि मैं उनके ऊपर पहले अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहूंगा। जिसके बाद वो आगे से रेनफोर्स डिफेंसिव अरे को एक्टिवेट करता है। तो हम लोग देखते हैं कि पानी के अंदर से 3 ड्रैगन बाहर निकलते हैं, 2, और वो डीमन एम्परर के ऊपर उड़ते उड़ते हमला कर देते हैं। डीमन एम्परर आगे से कहता है कि तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो आगे से अपने मूव का इस्तेमाल करता है तो ये पानी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकालता है पानी के बने हुए और उन दोनों ड्रैगन्स को पकड़ के यूं ही मार देता है। कहते हैं कि जिचेंग भी हैरान होते हुए कहता है कि साले ने बस एक मूव के जरिए ही मेरी पूरी अरे फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। डीमन एम्परर आगे से कहता है कि एक ग्रेट असेसन रियलम का कल्टीवेटर इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। इसके बाद वो आगे से यूनिवर्सल हैंड का इस्तेमाल करता है। तो हम लोग देखते हैं कि पानी के अंदर से उनका पूरा बेस ही हवा में उड़ने लगता है क्योंकि उसने दोबारा पानी के हाथ का इस्तेमाल किया था और उनके पूरे बेस को ऊपर ही उठा लिया था। टैंग आगे से कहता है टेलीविजन ट्रांसेंडेंट
इस रियलम की पावर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बिना आरे के ये लोग एक झटके के अंदर ही पूरे आइलैंड को राख बना देते। एल्डर आगे से कहते हैं, अरे ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, हम लोगों को तब तक होल्ड बैक करना ही पड़ेगा जब तक सीसन बाहर नहीं निकलता है। वहीं हम लोग सीसन को देखते हैं और इसके आसपास की जगह भी हिलने लगी थी। इसे भी समझ में आ गया था कि बैटल शुरू हो गया है। इसके बाद वो सिस्टम से कहता है, भैया तुम्हारा हुआ नहीं, पनिशमेंट देने पे तो मेरे सर के ऊपर चढ़ जाते हो, जब काम होता है तो कछुए की तरह चलते हो। तो सिस्टम इस वाली बात को ईगो पे ले लेता है और झटके के अंदर ही प्रोसेस कंप्लीट कर देता है और सीसन को कड़ाके का दर्द देता है। बेसिकली सीसन की बॉडी यहाँ पे टेम्पर हो रही थी मसल कल्टीवेशन डेवल से ट्रेनिंग फेज के लिए। जिसके बाद सीसन को दोबारा सिस्टम की स्पेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीसन सिस्टम से पूछता है कि ये सिस्टम डोजो है ना, तो सिस्टम आगे से बताता है कि सिस्टम अपग्रेड होने के बाद सिस्टम के जितने भी आइटम्स हैं वो सभी अपग्रेड हो गए हैं, यहाँ तक कि सिस्टम डोजो भी। अपग्रेड डोजो के पास यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम चेंबर है, यानी कि यहाँ की समय धारा बाहर वाली समय धारा से धीरे चलेगी। यहाँ की 1 मिनट बाहर 15 मिनट के बराबर है। सीसन सिस्टम से पूछता है, भाई मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, मेरे जो करंट स्ट्रेंथ अभी के हिसाब से क्या वो काफी नहीं है किसी टेलीविजन ट्रांसेंडेंट स्टेज के बंदे को हराने के लिए। तो सिस्टम सीसन को बताता है कि 300 बॉडी पॉइंट यहाँ पे एक बॉडी फ्यूजन पीक के बंदे को हराने के लिए काफी है और 2000 किसी ग्रेट असेसन पीक वाले बंदे के लिए। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे किसी टेलीविजन ट्रांसेंडेंट स्टेज के बंदे से फाइट करनी है तो फिर तुम्हें 20,000 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें 20,000 पॉइंट मिल तो जाएंगे लेकिन तुम्हारी बॉडी को भी उस लायक होना चाहिए, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे लाया गया है ताकि तुम डेविलिश ट्रेनिंग फेज का फुल फायदा उठा सको। तुम्हें इस डेविलिश ट्रेनिंग से होके गुजरना ही पड़ेगा ताकि तुम अपनी मसल को पूरी तरीके से सप्रेस कर सको और पोटेंशियल को निखार सको। सीसन पूछता है, दादा करना क्या है ये बताओ। तो सिस्टम उसे कहता है, ये लो भाई, और वो सामने की तरफ से एक डंबल लाके दे देता है और वो जैसे ही सीसन के ऊपर गिरता है तो सीसन उसे पकड़ता है तो सीधा जमीन ही टूट जाती है। यानी कि इन डंबल प्लेट्स का वजन उस आर्टिफैक्ट से भी ज्यादा है जिसका सामना सीसन ने डीमंस के सामने किया था। इसके बाद सिस्टम बाहर निकलता है और सीसन से कहता है कि तुम्हें करना है एक्सरसाइज 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 और इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कि अगली सुबह एक मसल तक न हिला सको। इसके बाद सिस्टम बिल्कुल एक जिम ट्रेनर की तरह आगे से कहता है कि ये 4th स्टेज के बारबल का जो वजन है वो बिल्कुल एक बहुत बड़े माउंटेन के बराबर है। इसलिए पहली एक्सरसाइज जो तुम्हें पूरी करनी है वो है 10,000 स्क्वाट्स, वो भी डोजो के अंदर 10% ग्रेविटी के साथ में, यानी 100 किलो बारबर का प्लेट है तो 110 किलो। सीसन आगे से कहता है इतना ही, जिसके बाद वो वही काम में लग जाता है जिसके लिए वो बेहतर है, वो है एक्सरसाइज। जिसके बाद हम लोग डोजो के बाहर का सीन देखते हैं तो ये लोग भाई तड़पते हुए जा रहे थे क्योंकि ये इन्हें ऊपर ही उठाई ले जा रहा था। मुन आगे से कहती है, अगर ऐसा ही रहा तो ये हम लोगों को सूरज तक पहुंचा देगा। टैंग आगे से कहता है, ये जो अरे है ये स्पिरिचुअल पावर सीधा एंडलेस सी की एनर्जी से लेता है। इस डिमन एम्परर को इस बारे में पता चल गया होगा, इसलिए ये हमारे आइलैंड को ऊपर उठा रहा है ताकि अरे स्पिरिचुअल एनर्जी न खींच सके और ये धीरे धीरे करके कमजोर हो जाए। वहीं पे हम लोग अरे को देखते हैं तो उसके ऊपर क्रैक पड़ने लगे थे। एल्डर आगे से कहते हैं कि अरे ज्यादा देर तक ये रोक नहीं पाएगी। डिमन एम्परर इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों के पास इतनी ही स्ट्रेंथ है। जिसके बाद वो अपने हाथ को क्रश करता है तो वो इनके आइलैंड का चूरा बना देता है। डिमन एम्परर आगे से कहता है, ये लोग तो एक झटके के अंदर ही इनहेलाइट हो गए, मैंने तो सांस भी नहीं ली। लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो आगे से हैरान होकर कहता है, ना ना बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये एक मूव के अंदर मारे जाए, ये साले बड़े हरामी हैं, कॉकरोच की तरह हैं। भले इनमें से कोई भी महायाना स्टेज पे ना हो लेकिन ये फिर भी कई सारे बुद्धि लगा सकते हैं। जिसके बाद वो आगे से सोल स्वाइप का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि एक दूसरा आइलैंड साइड पे है। पहले जो उसने आइलैंड देखा था वो बस सिर्फ एक इल्यूजन था या फिर एक इमेज थी। जिचेंग को भी पता चल जाता है कि डिमन एम्परर को उनकी ट्रिक के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद डिमन एम्परर को पता चलता है कि पहला अटैक जो जिचेंग ने किया था वो सिर्फ उसके सेंसेस के साथ खिलवाड़ करने के लिए था ताकि वो लोग अपनी पोजीशन को चेंज कर सके। इसके बाद वो पानी का हाथ दोबारा बनाता है और उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, जितना चाहे उतना कर लो लेकिन अंत हमेशा सेम ही रहेगा। वो पानी का हाथ एक झटके के अंदर ही इनकी अरे को झटके में तोड़ देता है और अंदर घुस के इन्हें पकड़ने ही वाला था। एल्डर आगे से कहता है, सब कुछ खत्म, हमारे तो लग गए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सीसन निकलता है जो कि आगे से इमॉर्टल टेक्निक बाइसेप्स नौ में इस्तेमाल करते हुए पानी के ऊपर एक ही पंच मारता है और वो हाथ एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉयड हो जाता है। अब देखो यहाँ पे टेक्निक्स के नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, अगर साफ साफ दिखेंगे तो ही लूंगा क्योंकि मैं रॉ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिर जो भी ट्रांसलेशन यानी शब्द और बातें हैं वो एकदम ट्रांसलेटेड है गूगल ट्रांसलेट से, यानी कि किसी भी ट्रांसलेटर ने इसने काम नहीं किया तो जो गलतियां होंगी वो गलतियां ही रहेंगी, इसलिए टेक्निक्स का नाम नहीं लूंगा। खैर सीसन की पावर देख के ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि डिमन एम्परर भी, कि किसी ने एक झटके के अंदर ही उसके स्पेल को ब्रोक कर दिया। इसके बाद हम लोग सीसन को देखते हैं जो हवा में उड़ रहा था और वो आगे से कहता है सही टाइम पे आ गया। एल्डर आगे से कहते हैं कि ये तो वही बच्चा है जो सर्कुलेशन के अंदर गया था, ये बाहर कैसे निकला इतनी जल्दी। वहीं पे एल्डर्स वो आगे से कहते हैं वो बात छोड़ो, साला उड़ कैसे रहा है ये। एल्डर आगे से बताते हैं कि कोई भी बंदा इस रियलम के अंदर उड़ नहीं सकता है,
है। तो एल्डर्स उस एल्डर को बताते हैं कि तुम्हें सीसन के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन सीसन जुआंग फैमिली का यंग मास्टर है जिसको रॉयल फैमिली ने 100 सालों पहले वांटेड घोषित कर दिया था। इंपीरियल फॉरेस्ट सेक्ट की जो लीडर थी वो असल में हेवनली जनरल नैन गोंग यूए की डॉटर थी, वो भी अडॉप्टेड। लेकिन कुछ ही सालों के बाद ही हेवनली जनरल फंसा दे गया और उनकी पूरी फैमिली को ही जेल में डालने का ऑर्डर दे दिया गया। इसलिए सेक्ट लीडर ने जानबूझ के सीसन को अपने सेक्ट के अंदर पनाह दे दी और उस टाइम पे सिर्फ सेक्ट लीडर और मुझे ही सीसन की असली आइडेंटिटी के बारे में पता था। और सबसे जरूरी बात, सीसन की जो फिजिकल बॉडी है वही सबसे अमेजिंग है। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि बच्चे के पास कोई स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है और ना ही वो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, जिसपे एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और आगे से चिल्लाते हुए पूछते हैं फिर वो कमीना उड़ कैसे रहा है। बिना स्पिरिचुअल एनर्जी की अपनी बॉडी को हवा में टांगना नामुमकिन है। माना कि उसकी फिजिकल कंडीशन लाजवाब है, लेकिन इसके बावजूद बिना स्पिरिचुअल रूट के उड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो टैंग आगे से कहता है कि उसके पैर की तरफ देखो, तो हम लोग देखते हैं कि सीसन के पैर आगे से वाइब्रेट कर रहे थे। एल्डरजू आगे से कहते हैं कि उसके पैर बहुत ही तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आंखों से देखना नामुमकिन है। और तुम्हें भी समझ में आ गया होगा सीसन कैसे उड़ रहा है, नीचे की तरफ फोर्स जा रही है उसके वाइब्रेट करने की वजह से, जो उसे ऊपर धकेल रही है। सीसन आगे से कहता है मेरे मसल्स का रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, यही फायदा है डेविलिश ट्रेनिंग से पार होने का। मसल्स की पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्टिमुलेट कर रही है। यहाँ तक कि रैपिड वाइब्रेशन की वजह से जो मसल रिस्पॉन्स की वजह से निकल रही है वो स्पिरिचुअल एनर्जी को धकेल रही है, जिससे मैं हवा में उड़ पा रहा हूँ। डीमन एम्परर आगे से कहता है कि मैं उसके अंदर से उसका रियलम महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। इसके स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी हल्के में लिया नहीं जा सकता है। साइड से एक डीमन सोल्जर आगे से बताता है कि मैंने उसके साथ फाइट की है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये पक्का पीक ग्रेड असैसिन स्टेज पे होना चाहिए। डीमन एम्परर आगे से कहता है बस पीक ग्रेड डीमन असैसिन कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसने मेरे अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर लिया। इसके बाद सीसन डीमन एम्परर से पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला और तुमने डार्क फिनिक्स के साथ क्या किया। तो डीमन एम्परर आगे से डार्क फिनिक्स के मूव को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि खुद ये पता लगा लो, जिसके बाद वो डार्क थंडर से सीसन के ऊपर अटैक करता है। सीसन आगे से कहता है कि ये तो डार्क फिनिक्स का मूव है। इसके बाद वो सीना चौड़ा करके उसी डार्क थंडर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन सीसन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिससे तो वो डीमन एम्परर भी हैरान होकर कहता है कैसी फिजिक है तेरी, डार्क थंडर के अटैक को भी तूने इतनी आसानी के साथ झेल लिया। सीसन दोबारा वही चीज पूछता है कि तुम्हारे पास ये मूव्स कैसे हैं। तो डीमन एम्परर आगे से बताता है कि डीमंस के बीच में डीमन किंग जैसी कोई चीज होती है जो कि ग्रेट असैसिन या उससे हाई लेवल की होती है और वो दूसरी पार्टीज की मेमोरीज और स्पिरिट को डिओवर कर सकते हैं। और इस बात के भी कई सारे चांसेस होते हैं कि वो उनकी पार्टी उनकी मेमोरीज के साथ में उनके मूव्स को भी कॉपी कर सकते हैं। ये तुम इंसानों के बिल्कुल सोल सर्च की तरह ही है, लेकिन सोल सर्च के अंदर तुम लोग सिर्फ दूसरी पार्टी की सोल को ही सर्च करते हो, लेकिन सोल डिवोरिंग के अंदर हम लोग सोल को ही निगल जाते हैं। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ होगा। सीसन आगे से कहता है कि तुम लोगों ने फेंग के ऊपर भी इसी का इस्तेमाल किया होगा। तो डीमन एम्परर आगे से कहता है एब्सोल्युटली। तो सीसन आगे से अटैक करते हुए कहता है तो फिर आंख के बदले आंख, जिसके बाद वो पलक झपकते ही डीमन एम्परर के पीछे जाता है और उसके ऊपर कोहनी से अटैक करता है। लेकिन डीमन एम्परर अपने हाथ की मदद से बड़े आसानी के साथ ही सीसन के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन सीसन की पावर फोर्स वो कुछ ज्यादा ही थी, इसीलिए वो लोग धड़ाम से पानी के अंदर घुस जाते हैं, जिससे वहाँ का पानी हट जाता है और वो दोनों पानी के ऊपर फाइट करने लगते हैं। डीमन एम्परर सीसन से कहता है कि तुम बिल्कुल उसी तरीके के लगते हो जिस तरीके से मेरे भाई ने बताया था। 100 सालों पहले उसने एक इंसान के साथ फाइट की थी और उसकी फाइट के चलते वो दोनों ही एक रिफ्ट के अंदर चले गए थे, जिसके बाद वो सीसन के ऊपर किक मारता है तो सीसन उड़ते हुए ऊपर हवा में चला जाता है। डीमन एम्परर भी उड़ते हुए हवा में आता है और सीसन से कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम बिल्कुल उसी के तरीके होगे, यानी कि इसके भाई के तरीके जो स्पेशल रिफ्ट को सर्वाइव कर जाएगा। सीसन आगे से पूछता है क्या तुम उसी डीमन के भाई हो जिसने वो क्रैप्स पोजेस किया था साला सीरीज की तरह। डीमन एम्परर आगे से कहता है हाँ भाई वो मेरा भाई था, वो तुम्हें पहले तो नहीं मार पाया था लेकिन आज मैं मार दूंगा। इसके बाद डीमन एम्परर आगे से ट्रेजर ऑफ 6 हैंड का इस्तेमाल करता है तो फिर इसके पीछे से 4 हाथ और बाहर निकाल आते हैं, लेकिन सीसन तभी इसके मुंह के ऊपर अपना घुटना दे मारता है, ये कहते हुए कि साला मैं उस रिफ्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा तड़पा हूँ, उसकी सजा मैं तुझे दूंगा। फिर सीसन के घुटने में इतने ज्यादा दम थी कि वो जैसे ही डीमन एम्परर के मुंह पे लगी थी तो उसका मुंह छिल गया था। हालांकि वो दोबारा अपनी बॉडी को रिजेनरेट करने लगता है। इसके बाद वो सीसन का पैर पकड़ता है और उसे नीचे घुमा के अपने बाकी हाथों से धड़ाधड़ उसके ऊपर मुक्के बरसाने लगता है। इसके बाद सीसन अपना हाथ भींचता है और सीधा डीमन एम्परर के मुंह के ऊपर धड़ाम से एक और घुसा दे मारता है, जिससे दोबारा उसकी मुंह छिल जाता है। लेकिन वो दोबारा जल्दी से अपनी बॉडी को रिजेनरेट करते हुए यही सोचता है डीमन रेस की जो फिजिकल बॉडीज होती है वो नेचुरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन एक डीमन एम्परर के तौर पे उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद वो सीसन का एक मुक्का तक नहीं झेल पा रहा है, उसकी बॉडी फटी जा रही है। सीसन उससे कहता है कि साला बड़ी जल्दी रिकवर हो जा रहे हो, इससे कैसे होगे। इसके बाद सीसन आगे से क्विक पंचेस का इस्तेमाल करते हुए डीमन एम्परर के ऊपर मुक्के बरसा देता है, जिससे उसकी बॉडी एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो डीमन एम्परर मार खाते हुए अपने मन के अंदर
सोचता है कि ये मुमकिन कैसे है, साला मैं साउथर्न बॉर्डर का गवर्नर हूँ, राजा हूँ वहाँ का, एकदम एब्सोल्यूट पावर बीइंग, मैं ऐसे कैसे मार खा सकता हूँ। इसके बाद डेमन एम्परर आगे से यूनिवर्सल पाम का यूज करता है और वो सीसन को अपने दो बड़े हाथों के बीचों में दबा लेता है। सीसन जल्दी से उसे डॉच करता है और बाहर निकल आता है। तो फिर डेमन एम्परर उसके ऊपर पाम अटैक करने लगता है। सीसन उन सभी पाम अटैक्स को डॉच करता है और पानी के ऊपर इधर उधर भागते हुए उनसे बचने लगता है। इसके बाद वो छलांग लगा के दोबारा डेमन एम्परर की तरफ जा रहा था कि उसी टाइम पे उसके ऊपर दोबारा उसी मूव से अटैक होता है। डेमन एम्परर उसे दोबारा अपने हाथों के बीच में दबाने की कोशिश करता है। सीसन दोबारा उसी तरीके से उसे डॉच करता है और तब जाके उसे एहसास होता है कि उसने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया है। तभी उसके ऊपर दोबारा पाम अटैक होता है। तो सीसन को समझ में आ जाता है कि वो किसी तरीके के लूप के अंदर ट्रैप हो गया है। डेमन एम्परर उसे कहता है सही अंदाजा लगाया है, यूनिवर्सल पाम के अंदर तुम एक टाइम लूप फॉर्मेशन के अंदर कैद हो चुके हो। जब तक मैं इस फॉर्मेशन को बाहर से नहीं तोड़ता हूँ तब तक तुम हमेशा इस टाइम लूप के अंदर फंसे रहोगे। टैंग आगे से कहता है कि ये मेरा सबसे डरावना फियर है जो सच हो चुका है। टैंग अपने मन के अंदर यही सोचता है भले ही सीसन की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनविंसिबल है, चलो मान लो, लेकिन इसके बावजूद उसका एनिमी इतना ज्यादा सीधा साधा नहीं है। अगर वो सीसन के साथ हेड ऑन फाइट करने के बारे में नहीं सोचता है तो वो सीसन को किसी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर देगा और भले ही सीसन कितनी स्ट्रेंथ लगा ले लेकिन वो कभी भी उस फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर नहीं आ पाएगा। जीशेंग आगे से कहता है कि उस फॉर्मेशन के पास पहले से ही रियल ऑफ डाउ की पावर आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सीसन एक पावरफुल पंच के साथ उस फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर नहीं आ सकता है। वो डेमन एम्परर पीछे मुड़ के उनके एलन की तरफ देखते हुए कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है, लेकिन तभी उसकी नजर उसकी फॉर्मेशन के ऊपर पड़ती है तो उसके ऊपर क्रैक आने पड़ते हैं। फिर हम लोग सीसन को देखते हैं जो आगे से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं हमेशा यहाँ पे फंसा नहीं रह सकता, अगर मैं इस लूप को तोड़ नहीं सकता तो फिर मैं अपनी स्पीड को इतनी ज्यादा बढ़ा दूंगा कि ये लूप की स्पीड से बढ़ जाएगी, जिसके बाद मैं इस लूप को तोड़ सकता हूँ। इसके बाद सीसन आगे से रैपिड फिस्ट इस्तेमाल करने लगता है, वो भी पूरी फोर्स के साथ में, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो धीरे धीरे करके फॉर्मेशन के ऊपर क्रैक डालने लगती है और अगले ही झटके में वो फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर निकलता है और उनमें से 3-4 पंच सीधा जाके डेमन एम्परर के मुंह के ऊपर पड़ते हैं, जिसके बाद सीसन जो स्पीड से पंचेस मारता रहा वो सीधा जाके डेमन एम्परर के पेट के ऊपर धड़ाधड़ जाके लगने लगते हैं, जिससे वो उड़ते हुए आसमान में चला जाता है और सीसन उसे सितारा बना देता है। और सीसन बाहर निकल कहता है फक, कितनी बड़ी लूप थी, सक्सेसफुली बाहर निकल ही आया। एल्डर ये देख के हैरान हो जाता है कि सीसन सक्सेसफुली उस लूप वाली फॉर्मेशन से बाहर निकल आया। और एल्डर्स आगे से कहते हैं कहीं इसने उस फॉर्मेशन को सिर्फ ब्रूट फोर्स के साथ तो नहीं तोड़ा। हैंग आगे से कहता है कि उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए डाउ प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी थी और सीसन ने जो पावर इस्तेमाल की है कहीं वो डाउ के साथ ही रिलेटेड तो नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि सीसन पहले ही रियल ऑफ स्ट्रेंथ डाउ के अंदर एंटर हो चुका है। साइड से एक डीमन सोल्जर आगे से कहता है कि यार वो डीमन एम्परर है, ऐसे कैसे हार सकता है। तो फिर दूसरा डीमन सोल्जर आगे से कहता है कि उसके पास अभी भी उसका ट्रम्प कार्ड बाकी है जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। भले ही वो साउथर्न एजेंट का गवर्नर है लेकिन उसके पास इतनी कम स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम उस डीमन एम्परर को देखते हैं जो कि आगे से डीमन गोल्ड ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम था आउटर पाथ ऑफ द डीमन स्टैचू। तो हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो के एक बहुत बड़े डीमन घोल के अंदर चेंज हो जाती है। डीमन एम्परर अपनी डीमन घोल की फॉर्म में आने के बाद सीसन से कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया है इस मैजिक फॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए। जिसके बाद वो सीसन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है तो सीसन भी उस पंच को काउंटर करने के लिए अपना पंच उस पंच से टकराता है। तो इससे वहाँ पे इतनी ज्यादा फोर्स रिलीज होती है कि नीचे का पानी उछल जाता है और एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है जो कि सीधा उस आइलैंड के ऊपर असर डाल रही थी। एल्डर आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि उन लोगों की लड़ाई का जो असर होगा वो इस आइलैंड सह नहीं पाएगा, इसलिए हर किसी से कह दो कि वो लोग तुरंत इस आइलैंड को छोड़ के निकल जाएं। वहीं पे हम लोग डीमन एम्परर को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोचता है कि इस डिमोनिक घोल वाली फॉर्म का अटैक भी इसने सह लिया, इसकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद इस डिमोनिक एम्परर की बॉडी के ऊपर हाथ से चढ़ते हुए जाता है और उसकी गर्दन के ऊपर इमॉर्टल टेक्निक स्क्वाड रिप्स लिफ्ट मारता है जो सीधा उसकी गर्दन के ऊपर लगता है, जिससे उस डिमोनिक घोल की गर्दन हिल से जाती है और उसके जबड़े में दर्द होने लगता है। डीमन एम्परर को समझ में आ जाता है कि क्लोज कॉम्बैट पूरी तरीके से यूजलेस है, उसे यहाँ पे मैजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपनी मैजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो हम लोग देखते हैं कि पानी के अंदर से कई सारे कांटेदार आइलैंड बाहर निकलते हैं। हालांकि सीसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उन कांटों के ऊपर से टपाटप पकड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन वो जैसे ही एक जगह पे लैंड होता है तो उसके नीचे से कई सारे कांटे बाहर निकलते हैं जो सीसन के ऊपर हमला कर रहे थे। सीसन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कैसी मैजिकल टेक्निक है, ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये समुद्र के अंदर भी निकल रहे हैं जहाँ पे कोई हड्डी भी नहीं है। सीसन को समझ में आ जाता है कि उसे अब इन सभी को डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा, जिसके बाद वो आगे से मैजिकल टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम था बे ब्लेड, और वो गोल गोल घूमते वहाँ पे इतने पंचेस मारता है कि उन सभी बोन्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद डीमन एम्परर आगे से एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है, यही सोचते हुए कि ये वाली टेक्निक सीसन को कुछ टाइम के लिए रोक लेगी, लेकिन इतना टाइम काफी होगा उसके लिए। इसके बाद वो सीसन से कहता है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं
और ज्यादा होल्ड बैक नहीं करूंगा, मैं पूरी ताकत इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक डीमन सोल्जर ये देख के हैरान हो जाता है और आगे से कहता है कि ये वही हल है। इसके बाद वो आगे से कहता है कि डीमन एम्बरर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाले हैं, अब ये बैटल बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ा हथौड़ा नीचे आ रहा था जो कि इमॉर्टल लेवल का आर्टिफैक्ट था, जिसका नाम था जुआनमिंग माउंटेन सप्रेसिंग हैमर। सिसन जैसे उस इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की तरफ देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि बहुत बुरी तरीके से लगे। डीमन एम्बरर आगे से बताता है कि ये डीमन हैमर डीमन रियलम के डीमन माउंटेन के जुआनमिंग फ्रेगमेंट से बना है और इसके अंदर एशियंट माउंटेन्स की स्पिरिट्स कैद है और इस हैमर की हल्की से स्विंग यहाँ पे सी को तोड़ सकती है और सुनामी ला सकती है। डीमन एम्बरर उस हैमर को अपने हाथों में लेता है और सीसन से कहता है कि इस इमॉर्टल ग्रेड के वेपन को हल्के में ना लो। अगर 100 साल पहले सीक्रेट रियलम के अंदर सप्रेशन रूल ना होता तो फिर मेरे भाई का जो इमॉर्टल वेपन था टावर ऑफ एनाइलेशन वो तुम्हें एक झटके के अंदर मार देता और जीने का मौका तक न देता। इसके बाद वो सीसन के ऊपर अपना हथौड़ा घुमा के दे मारता है, ये कहते हुए कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इमॉर्टल रियलम के आर्टिफैक्ट की क्या ताकत होती है। वहीं पे वो जैसे ही हथौड़ा नीचे की तरफ घुमाता है तो नीचे जो पानी था उसके ऊपर सुनामी आने लगती है और वो सीजन से कहता है कि इस हैमर के ऊपर पहले से ही लॉ ऑफ ग्रेविटी का ब्लेसिंग है और ऊपर से डीमन रियलम के जो माउंटेन्स है उनका भार भी इसके ऊपर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इसके वजन को झेल सको। सीजन आगे से कहता है सच में क्या। इसके बाद सीजन अपने पंच को सीधा उस हैमर के ऊपर धड़ाम से दे मारता है जिससे वो हैमर हल्का सा बाउंस कर जाता है। ये देख के डीमन एम्बरर आगे से कहता है कैसे हाउ कैसे मुमकिन है ये। तो अगले ही सीन में हम लोग सीसन के हाथों में डम्बल को देखते हैं। सीसन आगे से कहता है भला हो मेरे क्रूर सिस्टम का जो उसने मेरे लिए सभी चीजें अपग्रेड कर दी, यहाँ तक कि बारबल्स भी और कुछ डम्बल्स इक्विपमेंट भी, और क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे हैमर के पास यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी की ब्लेसिंग है और दसियों हजारों माउंटेन्स का भार है। साला मैंने अपने सिस्टम डोजो के अंदर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की है, तुम्हारा ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है जो तुमने अभी यहाँ पे बका है। इसके बाद सीसन पीछे की तरफ थोड़ा झुकता है और आगे की तरफ छलांग लगा देता है, वो भी गोल गोल घूमते हुए। वहीं पे सीसन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जैसे ही डीमन एम्बरर के हैमर के साथ टकराती है तो वो उसके हैमर को तोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती है और वहीं पे डीमन एम्बरर का जो इमॉर्टल ग्रेड का आर्टिफैक्ट था उसके चिथड़े उड़ने लगते हैं। इस पे डीमन आगे से हैरान होकर कहता है कि ये क्या चीज है और पीछे से गाना बजता है कि सारी उम्र मैं जोकर बने आ रहा और सीजन पलक झपकते ही एक झटके के अंदर उसके आधे हाथ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो आगे से कहता है कि मैं एक डीमन एम्बरर हूँ जो कि ह्यूमन टेलीविजन ट्रांसेंडेंट स्टेज के लेवल का है और उसने कई सारे फ्रीलैंड्स तक को छुआ है, वो ऐसे थोड़ी ना मर सकता है। लेकिन हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि आगे से मसल मैजिक का यूज करता है और सीसन के पास भी उसके स्पिरिचुअल या फिर धर्मा बॉडी आ जाती है। इसमें ट्रांसलेटेड नहीं है, सॉरी सही नाम न बताने के लिए। वह सीसन की स्पिरिचुअल बॉडी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी और वो जैसे ही डीमन एम्बरर के मुंह के ऊपर एक घूसा दे मारती है जिससे डीमन एम्बरर की बॉडी उड़ते हुए हवा में जाती है और वहीं पे ही धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगती है और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है भैया मेरा बदला लो। इसके अगले सीन में उसकी बॉडी वहाँ पे गायब हो जाती है सीसन के पंच की वजह से। वो डीमन सोल्जर आगे से कहते हैं कि हमारा डीमन एम्बरर सच में हारा गया, क्या वो सच में इतना ज्यादा कमजोर था। साइड से दूसरा वाला आगे से कहता है कि उसको अब हल्के में ना लो, अब वो महायाना की लेट स्टेज पे पहुंच चुका है, यहाँ से जल्दी से भागो। और वो जैसे ही भागने की कोशिश कर रहे तो सीसन उस डीमन सोल्जर के ऊपर अटैक करता है जिसके ऊपर फैंग ने सोल डिवोवर का इस्तेमाल किया था और एक झटके के अंदर सीसन उसकी गर्दन चुरा लेता है। दूसरा वाला डीमन ये देख के हैरान हो ही रहा था कि सीसन उसका मुंह भी पकड़ता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पे फैंग और डार्क फिनिश को मारा था तो ये तुम्हारा हिसाब समझ लो। तो साइड से एल्डर्स भागते हुए आते हैं और वो सीसन से कहते हैं अगर तुम इसे जल्दी मार दोगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। इन जैसे डीमन जो कि डीमन किंग होते हैं इनके अंदर काफी अच्छी पोजीशन दी जाती है डीमन रियलम के अंदर। अगर तुम यहाँ पे सोल सर्च का इस्तेमाल करते हो तो फिर हमें बहुत ज्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है डीमन रियलम के बारे में। तो डीमन आगे से चीखते हुए कहता है मुझे न मारना, मैं अभी भी बहुत ज्यादा काम का हूँ। तो सीजन आगे से कहता है जिससे तुम्हारी इच्छा। इसके बाद वो डीमन के सर को दबाता है तो वो एक झटके के अंदर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीजन उन लोगों से कहता है कि मैंने इसे अनकॉन्शियस कर दिया है, अब तुम इसे कैद में रख सकते हो। इसके बाद एल्डर्स सीजन से कहते हैं कि यहाँ पास ही में एक बेस है, हम लोग वहाँ पे चलते हैं, तुम जरूर कई सारे सवाल पूछना चाहोगे। इसके बाद हम उन सभी लोगों को सीक्रेट बेस पे देखते हैं जहाँ पे सभी लोग बैठते हैं और सीजन उन लोगों से कहता है कि जब उसे स्पेस क्रैक के अंदर खींच लिया गया था तब के बाद उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ और वो उन लोगों से यही सवाल पूछता है कि यहाँ पे असल में हुआ क्या था, छोटी से छोटी डिटेल के बारे में मुझे बताओ। एल्डर्स आगे से बताते हैं कि डीमन इन्वेंशन यानी कि आक्रमण की शुरुआत तो कई हजार सालों पहले ही हो गई थी। शुरुआत में वो सिर्फ डिवाइन कॉन्टिनेंट की बाउंड्री क्रैक का इस्तेमाल कर सकते थे अटैक करने के लिए, यानी कि वो एक दो को भेजते थे और उनके इविल्डन ने शुरुआत सेंजाओ से करी। सेंजाओ कॉन्टिनेंट के ऊपर उन लोगों ने सबसे पहले अटैक किया और वहाँ की फायर दाव के ऊपर हमला करके सीक्रेट रियलम की फायर दाव को इन्फेक्ट कर दिया और उनकी इविल स्पिरिट इसी तरीके से अटैक करती रही तब तक जब तक 100 सालों पहले वो सीक्रेट रियलम के अंदर उस दरिंदे की आत्मा न जाग उठी। इसके बाद तुम लोगों को पता ही है कि सीसन और बाकी
बाकी लोगों ने मिलकर उसके साथ फाइट करी, उसे स्पेस क्रैक के अंदर फेंक दिया। हालांकि स्पेस क्रैक ने उसे निगल लिया था, लेकिन वो साला मरा नहीं और दोबारा वापस आ गया और स्पेस पावर का इस्तेमाल करते वो सबसे पहले एशियंट होली लैंड के ऊपर गया। और उस टाइम पे वहाँ पे सेमीफाइनल चल रहा था ग्रैंड इवेंट का, और उस सीक्रेट रियलम के अंदर एक एशियन ड्यून थी जहाँ पे एशियन डीमन गॉड ने अपनी इनकार्नेशन छोड़ी थी। इनकार्नेशन को तुम एक तरीके से बॉडी फ्लैश या फिर कोई टेक्निक वेक्निक समझ लो, बेसिकली कुछ हिस्से जिससे उसे ताकत मिल सकती थी। सीसन आगे से कहता है कि मैंने यहाँ पे डीमन सोल्जर सुना है, डीमन आर्मी सुना है, डीमन जनरल और डीमन एम्परर सुना है, अभी डीमन गॉड कैसे आ गया। इस पे एल्डर्स आगे से बताते हैं कि डीमन क्लैन की जो पावर लेवल है उसे 2 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। डीमन जनरल जिसको तुम फ्यूजन स्टेज के बराबर का मान सकते हो, डीमन किंग जिसको तुम महायाना स्टेज का मान सकते हो, जिसके बाद आता है डीमन एम्परर जिसके मुकाबले का ट्रांसेंडेंटल एलिवेशन स्टेज का कोई कल्टीवेटर होता है। वहीं पे डीमन लॉर्ड एम्परर से भी ऊपर इसे समझ लो। वहीं पे एक डीमन लॉर्ड का जो लेवल होता है उसे फेरेनलैंड के बराबर समझा जाता है, यानी कि मॉर्टल वर्ल्ड। यानी मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी की कल्टीवेशन मिला के एक डीमन लॉर्ड के बराबर जित तक जाती है। लेकिन एक डेविल के लिए यानी कि डीमन गॉड जिसको फेरेनलैंड के ऊपर की रियलम का समझा जाता है, उसे इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है जो छू सके। इसे आगे से कहता है इसका मतलब तो यही हुआ कि एक डीमन गॉड के लेवल को वंडर वर्ल्ड के जितना समझा जाएगा, यानी कि इमॉर्टल वर्ल्ड अपर रियलम। आसान शब्दों में एल्डर्स आगे से कहते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। वहीं पे दरिंदे के पास उस डीमन गॉड का ब्लड है और जैसे ही डीमन गॉड की सोल दरिंदे के बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी तो वो अपने क्लोन को एक्टिवेट कर देगा और उसका भी लेवल वंडर वर्ल्ड जितना हो जाएगा, यानी कि अपर रियलम जितना। एक बार उसने यहाँ पे क्लोन को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पे ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी और कई सारे लाखों लोगों की अपनी जान चली गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर अरबों खरबों लोगों की जानें चली गई थी उस फॉर्मेशन के चक्कर में। जिसके बाद एक कॉन्टिनेंट के बीचों में जो बैरियर था वो पूरी तरीके से खुल गया और डीमन आर्मी नीचे आ गई हमला करने के लिए और उसने पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला कर दिया। सीसन आगे से बहुत ज्यादा कंफ्यूज था तो टैंग उससे कहता है कि तुम कंफ्यूज हो कि उसने ये सब कुछ अकेले कैसे किया, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भी रेड डस्ट इमॉर्टल्स होते हैं। उन इमॉर्टल्स के लिए तो उसे रोकना काफी ज्यादा इजी था, तो फिर उन लोगों ने उसे सक्सीड कैसे होने दिया। टैंग आगे से बताता है क्योंकि इंसानों के बीच में एक गद्दार था। जैसा कि एल्डरज़ोन ने अभी बताया कि डीमंस ने अटैक करना कई हजार सालों पहले ही शुरू कर दिया था, तो उन लोगों ने जो पहली बार अटैक किया था तब उन लोगों ने सबसे पहले सीक्रेट रियलम के ऊपर अटैक किया था और वहाँ की डाउ फायर को करप्ट कर दिया था। उन लोगों ने डाउ फायर के अंदर डीमन सीड को प्लांट कर दिया था, इसीलिए जितने भी जीनियस सीक्रेट रियलम के अंदर गए थे और डाउ फायर को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो डीमन सीड्स की वजह से उसके अंदर जो स्पीसीज निकली उनकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गए और वो अपनी कल्टीवेशन का यूज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जब दरिंदे ने वहाँ पे अपने क्लोन को एक्टिवेट किया, फेरी वर्ल्ड की पावर का इस्तेमाल करने के बाद जो डीमन स्पीसीज उनकी बॉडी के अंदर थी वो भी एक्टिवेट हो गई, तो जितने भी जीनियस थे वो सभी भी पैरालाइज हो गए और वो डीमन क्लैन के पपेट्स बन के रह गए उन सीड्स की वजह से। और जो मैंने जिस रेड डस्ट इमॉर्टल की बात की थी वो अपना वुजू ही था और ऊपर से डीमन अटैक की वजह से एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई थी। इस चक्कर में कई सारे इमॉर्टल फेरिस ने भी उसके साथ फाइट करी और पूरी ताकत के साथ लड़ाई करी और यहाँ तक कि इमॉर्टल वर्ल्ड से मदद लेने के बाद भी आधे से ज्यादा रियलम वो लोग बचा नहीं सके और वो सब डीमन क्लैन के हाथों में चला गया। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली भी जो खुद को बलवान समझती थी वो भी डिस्ट्रॉयड हो गई। तो सीसन आगे से काफी ज्यादा घबरा जाता है और पूछता है कि जो कैदी रॉयल फैमिली के पास थे उनका क्या हुआ। तो एल्डर्स उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे बंकर के बारे में पूछना चाहते हो ना। इससे सीसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और एल्डर्स आगे से बताते हैं कि हमें तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही पता है कि तुम जुआंग फैमिली के वो बेटे हो जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है और तुम जुआंग फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, लेकिन तुमने यहाँ पे कल्टीवेट करने का कोई अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ लिया है जिससे तुम अब एक इमॉर्टल बन चुके हो। सीसन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या, मेरी फैमिली कहाँ पे है। तो एल्डर्स आगे से बताते हैं कि जब रॉयल फैमिली डिस्ट्रॉयड हुई थी तो फिर करोड़ों लोगों की जानें चली गई, कोई भी नहीं बचा और उनका सेक्रीफाइस हो गया। यानी सीसन को उसका जवाब मिल गया कि कोई भी नहीं बचा है उसकी फैमिली के अंदर, अब वो सिर्फ अकेला है। इसे सीसन निराश होकर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पे आने से पहले उसने खुद को पहले ही तैयार कर लिया था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास एक उम्मीद थी, लेकिन रिजल्ट सेम ही है और सीसन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। वो आगे से बताती है कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करने के बाद डीमंस रुके नहीं और वो लगातार अपने एक्सपेंडेशन यानी कि इलाकों के ऊपर कब्जा करते रहे और रजिस्ट करने के चक्कर में कई सारे एल्डर्स मारे गए, सुप्रीम एल्डर, एल्डर लो और कई सारे लोग इसी तरीके से अपनी जान गंवा बैठे। एल्डर्स आगे से कहते हैं और लगभग 20 सालों के अंदर ही पूरी तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी और आधे से ज्यादा वर्ल्ड डीमंस ने अपने कब्जों में ले लिया था। दूसरे एल्डर आगे से बताते हैं और इन 100 सालों के अंदर ही उन लोगों ने इंसानों को अपना गुलाम बना लिया, जिससे वो स्पिरिचुअल रिसोर्सेज को कलेक्ट करते रहे और देखते ही देखते जो स्पिरिचुअल एनर्जी वर्ल्ड के पास थी वो धीरे धीरे करके पतली से पतली होती गई, यानी कि खत्म हो रही है। और देखने से ऐसा लगता है कि अब ये दुनिया यानी कि ये कॉन्टिनेंट धीरे धीरे करके धर्मा एंडिंग एज की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि खत्म होने वाला है। जिया चेंग आगे से कहता है कि जैसे जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होती जा रही है वैसे वैसे इंसान और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। सीसन आगे से पूछता है लेकिन उन लोगों को इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और ओर्स की जरूरत क्यों है। एल्डर्स आगे से बताते हैं कि उन्हें अंदाजा तो नहीं है
लेकिन इतना पक्का है कि वो लोग इस रियलम को बेहतर करने के लिए स्पेशल एनर्जी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और मास्टर सू अभी इसी मैटर के ऊपर रिसर्च कर रही है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सीसन के आ जाने से अब यहाँ पे एक और चीज हो जाती है कि इंसान अभी भी यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं और इंसानों को अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम उनकी मदद करते हैं तो शायद से अभी भी यहाँ पे होप बची हुई है और तुम्हारे साथ तुम एक ब्रिज हो जो कि शायद से उन्हें कन्विंस कर सके। यानी कि अभी भी यहाँ पे कुछ सेक्ट बचे हुए हैं लेकिन वो दब के रह रहे हैं ताकि डीमन एम्परर वहाँ पे हमला ना करे। और मास्टर जू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सीसन ही एक बंदा है जिसने एक बार सीक्रेट रियलम के अंदर हेवेंस एम्परर की बेटी को बचाया था। इसलिए सीसन ही फेरीलैंड से मदद मांग सकता है एक साथ फाइट करने के लिए डीमंस के खिलाफ में। वो भी सीसन अपने मन के अंदर सोचता है मैंने कब बचाया भाई हेवेंस डॉटर की बेटी को। इसके बाद ये लोग एक किनारे पे आ जाते हैं और एल्ड्राजू गोचन को सीसन को बताते हैं कि सीक्रेट रियलम के अंदर हम लोगों ने जिस लड़की को बचाया था वो असल में इमॉर्टल रियलम की हेवेंस एम्परर की बेटी थी। अगर तुम उनसे जाके फेवर मांगोगे तो वो मना नहीं करेंगे और मदद पक्का करेंगे। मुझे तो वही गिट्टी ही लग रही है, वही सबसे मिस्टीरियस थी, बाकी हर किसी को तो हम जानते ही थे। सीसन आगे से कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन मैं वहाँ पे जाऊंगा कैसे, वो मुझे अंदर घुसने भी देंगे। फेरीलैंड को यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड कहा गया है, मैं दोबारा बता देता हूँ, और सीसन वाले वर्ल्ड को ह्यूमन वर्ल्ड कहा गया है। और एल्डर्स आगे से बताते हैं ह्यूमन वर्ल्ड एंड फेरीलैंड दोनों ही ऊपर नीचे हैं, सेंसर कॉन्टिनेंट के ऊपर, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हैं। अगर मॉन्क की एबिलिटी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे रास्ते को अनलॉक कर सकते हैं तो फ्रीली दोनों वर्ल्ड्स के अंदर ट्रेवल किया जा सकता है। बेशक फेरीलैंड के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग है उन लोगों ने इस रिस्ट्रिक्शन को एकदम इग्नोर कर दिया है, इसलिए फेरीलैंड जाने के लिए जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब फेरीलैंड जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें इस कभी ना खत्म होने वाले समुद्र को भाग के पार करना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोगों को एक पैरे से डायग्राम से समझाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो काला पानी है वो एंडलेस सी है और ऊपर वाला फेरीलैंड है। इसे सीसन को सबसे पहले भागते हुए एकदम फेरीलैंड के एकदम किनारे पे जाना पड़ेगा और वहां से छलांग लगा के डायरेक्ट फेरीलैंड के अंदर एंटर होना पड़ेगा और इसी तरीके से सीसन फेरीलैंड जा सकता है। सीसन आगे से कहता है कि स्टेमिना भी एक चीज होती है और पता नहीं साला वो कितना दूर है, पता चले मैं बीच में थक जाऊं और डूब के मर जाऊं तो। एल्डर्स आगे से कहते हैं कि भले ही इमॉर्टल से यहाँ से ट्रेवल करके फेरीलैंड जाने की कोशिश करें, वो भी दिन रात और फुल स्पीड से आगे बढ़े तो भी उन्हें 1 साल लग जाता है। सीसन आगे से कहता है कि मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं भागते हुए जाऊं और एंडलेस सी को पार करूं। एल्डर्स आगे से कहते हैं काहे भड़क रहे हो, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे हैं। एल्डर्स आगे से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक आइलैंड पे जाएगा और वहाँ पे टेलीपोर्टेशन पॉइंट है जो कि एंडलेस सी के एकदम किनारे पे है। जिसके बाद वो सब कुछ तुम पे है कि तुम फ्लाई करके कितनी देर तक आगे जा सकते हो। सीसन आगे से पूछता है कि वो उसमें कितने दिन लगेंगे ट्रैवल करते करते, तो एल्डर्स आगे से बताते हैं कि 10 दिन लग सकते हैं। सीसन आगे से कहता है कि मेरे ऊपर जेट लगा दो ना, मैं उड़ते हुए चला जाऊंगा वहाँ पे। तुम्हें लगता है कि मैं 10 दिन तक लगातार भाग सकता हूँ, कैसे जाऊंगा वहाँ तक। कहता है कि इमॉर्टल्स को भी यहाँ पे 3 महीने लगते हैं उड़ते उड़ते वहाँ तक जाने में, और तुम्हें लगता है कि मैं 10 दिनों के अंदर वो पार कर लूंगा। साइड से एल्डर आगे से बताते हैं क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 10 दिनों के बाद ही डीमंस वहाँ पे एक दूसरी ब्लड सेक्रीफाइस सेरेमनी को शुरू कर देंगे और वो लोग ये वाली सेरेमनी कई 100 सालों से ही तैयार कर रहे हैं। और इस वाली सेरेमनी के अंदर वो लोग सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि पूरे ह्यूमन वर्ल्ड की बलि देंगे। सीसन जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो वो हैरान होकर जल्दी से टेलीपोर्टेशन पॉइंट के ऊपर चढ़ जाता है और उन लोगों से कहता है कि बिना टाइम वेस्ट करे मुझे जल्दी यहाँ से टेलीपोर्ट करो। एल्डर्स अपने पास से एक कंपास निकाल के सीसन को देते हैं और उससे कहते हैं कि इसकी मदद से तुम एंडलेस सी के अंदर खोगे नहीं क्योंकि तुम अकेले यहाँ से जाओगे क्योंकि हमारे पास इतने स्पिरिचुअल स्टोन है। सीसन आगे से कहता है कि चिंता न करिए वो मदद जरूर लेके आएगा। तो एल्डर्स उससे कहते हैं कि मुझे यकीन है लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ जो जरूरी है, कभी भी एंडलेस सी के किनारे के बाहर ना जाना और उसे क्रॉस न करना क्योंकि उसके आगे एक अनजान वर्ल्ड है। इमॉर्टल वर्ल्ड ने वहाँ पे कई सारे एक्सप्लोरेशन करने के लिए जनरेशंस को भेजा लेकिन वहाँ से कोई भी लौट के वापस नहीं आया। सीसन ये वाली बात दिमाग में बुद्धि में नोट कर लेता है कि कभी भी एंडलेस सी की एज के आगे नहीं जाना है, नहीं तो मौत पक्की है। इसके बाद एल्डर्स सीसन से कहते हैं कि इंसानों का भविष्य अब तुम्हारे कंधों पे है। टैंक सीसन से कहता है कि ध्यान रखना, और मून भी सीसन से कहते हैं कि ध्यान रखना और जिंदा वापस आना। इसके बाद टेलीपोर्टेशन शुरू कर दिया जाता है और सीसन को टेलीपोर्ट करके यहाँ से भेज दिया जाता है। एल्डर्स आगे से कहते हैं कि बस हम लोगों को एल्डर्स की नई इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। इसके बाद हम लोग डीमन क्लैन को देखते हैं और हम लोग दरिंदे को देखते हैं। ये भाई एकदम मस्कुलर बन चुका है और पहले की तरह एकदम हंसी जवान है, जिंदा है अभी तक। लेकिन जिस डीमन एम्परर को सीसन ने मारा था उसका नाम आर्कम था और उसकी जो मोमबत्ती थी वो बुझ चुकी थी और दरिंदे को उसकी सोल बिल्कुल भी सेंस नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि साउथर्न रीजन के ऊपर जितने भी डीमंस थे वो सभी भी मारे जा चुके थे। और वो पीछे मुड़ के अपने डीमंस की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि अर्थ के ऊपर ऐसा कौन महानुभाव है जो ये कर सकता है और उसके पास इतनी पावर है। हम लोग पीछे देखते हैं तो फिर वहाँ पे 4 डीमन थे। वहाँ पे दरिंदा एक बंदे से कहता है जिसका नाम रैम था कि तुम साउथर्न रीजन के ऊपर मदद करते थे गवर्नर की, क्या तुम्हें नहीं पता है कि वहाँ पे क्या गलती हुई है। रैम आगे से कहता है कि साउथर्न रीजन के ऊपर ऐसा कोई इंसान ही नहीं हो जो इतना ज्यादा पावरफुल हो, जो टेलीविजन ट्रांसेंडेंट स्टेज पे पहुंच चुका हो। वहाँ पे सिर्फ एक ही डिसाइपल है जो कि इंपीरियल फॉरेस्ट टेक्स की तरफ से था और उसकी स्टेज भी सिर्फ महायाना स्टेज पे ही है और वही सबसे पावरफुल डिसाइपल है इतने टाइम पे। लेकिन उसकी जो एबिलिटी है वो खासकर फॉर्मेशन के लिए ही बेस्ट है। लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे अच्छे से फॉर्मेशन मेथड
का इस्तेमाल किया जाए तो एक डीमन आर्मी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मारा जा सकता है उन्हें। दरिंदा आगे से कहता है कि आर्कम बहुत ज्यादा सनकी और एकदम इम्पल्सिव था, यानी कि जल्दी जल्दी एक्शन लेता था ज्यादा बिना ना सोचे हुए। ऐसा हो सकता है कि उसे धोखा दे के फॉर्मेशन के अंदर फंसा दिया गया और निपटा दिया गया हो। इसके बाद दरिंदा आगे से कहता है लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ ही दिनों के अंदर ही पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ पे मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि हमारा गॉड निबुरु बहुत जल्द ही वापस आने वाला है। रेम आगे से पूछता है तो फिर इस सीक्रेट मीटिंग का क्या मकसद है, यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। तो दरिंदा आगे से बताता है कि इस सीक्रेट मीटिंग का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोगों को 5 कॉन्टिनेंटल लोकेशन को ढूंढना है जो अरे सेंटर रहेंगी, और डिफेंसिव और कॉम्बैक्ट दोनों के लिए ही बेस्ट होनी चाहिए। जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो रैम है वो असल में मास्टर सू है और यहाँ पे स्पाई का काम कर रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।